हर बार जब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर आराम करूंगा या मजे करूंगा तो मुझे सीधे 10 रुपीज लाख मिलेंगे और मेरा आलस या लापरवाही का लेवल जितना बड़ा होगा इनाम भी उतना ही तगड़ा होगा। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप अपनी किस्मत कैसे चमकाएंगे? मैं अपने हॉस्टल के बेड पर घोड़े बेचकर सो रहा था। अचानक दिमाग में टिंग जैसी आवाज हुई और मेरी आंखों के सामने एक चमकदार स्क्रीन खुल गई। मौज मस्ती अमीर सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। नियम बड़ा साफ था, मैं जितनी अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा उतना पैसा मिलेगा। ऐशो आराम और फिजूल खर्ची से जुड़ा मेरा हर खर्च मुझे 2 से 10 गुना तक रैंडम कैशबैक देगा। मैं झटके से उठकर बैठ गया। भाई साहब, क्या सच में मेरी लॉटरी लग गई? मैंने मन में सोचा। शुरुआत अभी से करते हैं। मैं इस वक्त क्लास बंक करके बेड पर आलस फैला रहा हूँ। क्या ये मौज मस्ती में गिना जाएगा? अभी सोचा ही था कि सिस्टम की आवाज गूंज उठी। चेतावनी, होस्ट ने क्लास बंक की और गहरी नींद सोया। इनाम 1000 रुपीज नगद। इसके तुरंत बाद मेरे फोन का बैलेंस, जिसमें आमतौर पर महीने के सिर्फ 1200 रुपए बचे होते थे, पलक झपकते ही 2 गुना हो गया। बिना कुछ किए हवा से पैसा बनने का यह एहसास, भाई सच में जन्नत जैसा था। इस सिस्टम की असली ताकत जांचने के लिए मैं बेड से कूदा और सीधे मेज की तरफ भागा। हमेशा की तरह सादा खाना खाने के बजाय मैंने आज पूरी टेबल भारी भरकम डिशेस से भर दी। मसालेदार सूप, फ्राइड चिकन, डक लेग्स और तो और तीखी बदबूदार नूडल्स भी मंगा ली। सुबह सुबह इतना भारी और चटपटा खाना, इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी? चेतावनी, होस्ट ने सुबह के नाश्ते में हद से ज्यादा खाया। खर्च 43 रुपीज। 10 गुना कैशबैक एक्टिवेटेड। इनाम 430 रुपीज। फोन पर मैसेज देखते ही मेरा दिल किया कि चिल्लाकर कहूं, अब बोलो, है कोई मेरे मुकाबले में? मैं मजे से खा ही रहा था कि हमारी बेहद खूबसूरत काउंसलर शिया लिंग वहां आ गई। वह सीनियर जैसी हैं और हमेशा बहुत तमीज से बात करती हैं। मेरी टेबल पर खान पान का अंबार देखकर उन्होंने प्यार से टोका, इतना मत खाओ कि हजम ना हो। मैंने मुंह में खाना ठूंसते हुए झूठ बोल दिया, अरे मैम, खाकर सीधे जिम जाऊंगा। उन्होंने मेरी क्लास बंक करने वाली बात को हंसकर टाल दिया और चली गई। जिम? भाई साहब, इस जन्म में तो मैं जिम जाने से रहा। मेरी जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ ऐश करने के लिए बनी है। मैं वापस हॉस्टल रूम आया, कुर्सी पर पसरा और लैपटॉप खोलकर वेब सीरीज देखने लगा। पढ़ाई के कीमती समय में मैं मजे से फिल्में देख रहा था। टिंग, होस्ट ने पढ़ाई छोड़कर चरम आलस दिखाया। इनाम 2000 रुपीज। देखते देखते सुबह के 9 बज गए। मेरा रूममेट वांग हावरान सोकर उठा। वो एक सीधा साधा एनिमे लवर है, मेरे रूम का इकलौता नॉर्मल इंसान। बाकी के 2 रूममेट्स के पास थोड़ा पैसा क्या आ गया, वो तो जमीन पर पैर ही नहीं रखते। मैंने सीरीज बंद की और सीधे लीग ऑफ लेजेंड्स गेम चालू किया। पहले जिन स्किन्स को देखकर सिर्फ लार टपकाता था, आज मैंने बिना सोचे 396 रुपीज उड़ा दिए। टिंग, होस्ट ने गेमिंग पर पैसे उड़ाए। 5 गुना कैशबैक 21,980 रुपीज आपके खाते में भेज दिए गए हैं। बैंक बैलेंस सीधे 20,000 के पार। भाई, जब पैसा ऐसे आ रहा हो तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत? बंदा मिनटों में लाइफ के टॉप पर पहुंच जाए। हावरान ने गलती से मेरी स्क्रीन देख ली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? इतने सारे स्किन्स खरीद लिए? ये तो हजारों के होंगे। मैंने बहुत शांति से मुस्कुराते हुए कहा, यार अब क्या छुपाना, असल में मैं एक अमीर खानदान का लड़का हूँ। हावरान तो वहीं पर पत्थर का बुत बन गया। खैर, गेम में नए स्किन्स तो ले लिए, लेकिन मैच में सामने वाले प्लेयर्स ने मुझे मार मार कर बुत बना दिया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुरंत पेड गेमिंग पार्टनर ऐप खोला, फिल्टर लगाया, सिर्फ लड़कियां, कीमत हाई टू लो, सबसे महंगी। जब उड़ाना ही है तो सबसे बेस्ट पर उड़ाएंगे। मेरी नजर यूशिए नाम की एक लड़की पर पड़ी। उसने अपनी फोटो नहीं लगाई थी, बस एक छोटी सी ऑडियो क्लिप थी। उसकी कड़क और जादुई आवाज सुनकर ही मेरे होश उड़ गए। सबसे बड़ी बात, उसकी फीस 200 रुपीज प्रति घंटा थी, जिसे साफ था कि बंदी में दम है। प्रोफाइल पर लिखा था, फालतू बकवास नहीं, सिर्फ गेमिंग, टॉप रैंक प्लेयर। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत ऑर्डर बुक कर दिया। सबको पता है कि गेमिंग की दुनिया में खतरनाक खेलने वाली लड़कियां बहुत दुर्लभ होती हैं। मैंने उसके नीचे के रिव्यूज देखे, सबके सब तारीफों से भरे थे। सब कह रहे थे कि वह गेम में अकेले सबको धूल चटा देती है, लेकिन स्वभाव से बहुत शांत और कड़क है। किसी को बॉस तक नहीं बोलती, बस काम से काम रखती है। मुझे 200 रुपीज घंटा बिल्कुल महंगा नहीं लगा। मेरे पास पैसा था, मुझे बस एक अच्छी आवाज और तगड़ा गेम प्ले चाहिए था। इत्तेफाक से वो ऑनलाइन थी। मैंने सीधे उसे चैट पर एक बेहद बिंदास मैसेज भेजा, सुनो ब्यूटी, क्या तुम मंथली पैकेज पर अवेलेबल हो? मुझे एक लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए। डिमांड सिर्फ 2 है, आवाज अच्छी हो और गेम जिता सको। बताओ महीने का क्या हिसाब होगा? तय हुआ कि वो रोजाना ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे खेलेगी। 200 रुपीज घंटे के हिसाब से दिन के 400 रुपीज और महीने के बैठते हैं 12,000 रुपीज। मैंने बिना पलक झपकाए सीधे 12,000 रुपीज उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। वो हैरान रह गई, अरे भाई, आपने तो बिना ट्रायल के ही एडवांस पेमेंट कर दी। पहले एक मैच खेलकर तो देख लेते, अगर मैं खराब खेली तो आपके पैसे डूब जाएंगे। मैंने जवाब दिया, ट्रायल की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बेस्ट हो, तुम रिलैक्स रहो। अगर तुम गेम में बुरी तरह हार भी गई तो भी मैं पैसे वापस नहीं मांगूंगा। मेरे लिए ये छोटी मोटी रकम हाथ की मैल है। जैसे ही उसने पैसे रिसीव किए, मेरे दिमाग में फिर से वो खूबसूरत आवाज गूंजी, टिंग। होस्ट ने एक खूबसूरत गेमिंग पार्टनर को 12,000 रुपीज में महीने भर के लिए बुक किया। 3 गुना ब्लास्ट कैशबैक। इनाम 36,000 रुपीज। भाई साहब, 12,000 रुपीज खर्च करके भी मैंने सीधे 24,000 रुपीज का शुद्ध मुनाफा कमा लिया। ये पैसा तो नोट छापने वाली मशीन से भी तेज आ रहा था। मैं खुशी खुशी गेम में आया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जैसे ही वॉइस कॉल कनेक्ट हुआ, उधर से एक बेहद शांत और गंभीर आवाज आई, हेलो। बिल्कुल वैसी ही कड़क आवाज जैसी प्रोफाइल में थी। मैंने एक्साइटमेंट में कहा, हेलो, चलो भाई शुरू करें। उसने बस धीरे से कहा, वाह। ये एटीट्यूड भी मस्त था, लेकिन जैसे ही हम दोनों लॉबी में पहुंचे, एक भयंकर गड़बड़ हो गई। यूशिए का अकाउंट भले ही छोटा था, लेकिन उसका रैंक प्लैटिनम 2 था और मैं एक गरीब सिल्वर प्लेयर था। गेम के नियमों के मुताबिक सिल्वर वाला प्लेयर सिर्फ गोल्ड वाले के साथ खेल सकता है। प्लैटिनम के तो हम आसपास भी नहीं फटक सकते थे। मेरे पसीने छूट गए। उधर से उसने माइक पर कहा, अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रैंक इतना कम है। रुको, मेरे पास एक गोल्ड रैंक का छोटा अकाउंट है, मैं आईडी बदल कर आती हूँ। मैंने झेपते हुए कहा, हाँ हाँ सॉरी यार। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सीधा बोलती हूँ, कहीं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस तो नहीं लगी? अगर बुरा लगा हो तो तुम मुझे डांट सकते हो। मैं इतनी शांति से बिना कुछ किए मैच जीत रहा था कि मुझे खुद गेम खेलने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। घटिया सर्विस है भाई, ऐसी बिना मेहनत के जीत वाले 10 मैच मुझे और खिलाओ। अगले 2 घंटों तक उस रेन स्कॉर्पियन ने मेरे रास्ते में आने वाले हर दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया। जब आखिरी मैच शुरू हुआ तो 2 घंटे पूरे होने में सिर्फ
5 मिनट बचे थे, फिर भी उसने पूरा मैच आखिरी तक खेला। उसके इस प्रोफेशनल बर्ताव के लिए एक बड़ा सा लाइक तो बनता है। गेम खेलने का मजा एकदम 7वें आसमान पर था। हालांकि उसने पूरे टाइम फालतू की बकवास नहीं की और न ही कोई अश्लील या ओछी बातें की, पर उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि सुनकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ऊपर से उसका ये गॉड लेवल गेम प्ले, पूरे महीने के लिए उसे बुक करके मेरा तो तगड़ा फायदा हो गया। समय पूरा होते ही रेन स्कॉर्पियन ने ठंडे लहजे में याद दिलाया, आखिरी मैच खत्म हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज बहुत मजा आया, कल फिर खेलेंगे, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। सुनो, अपना वीचैट दे दो ताकि बात करना आसान रहे। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने मना कर दिया, मैं कस्टमर्स को वीचैट पर ऐड नहीं करती। मैंने कहा अरे ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारा परमानेंट ग्राहक हूँ। वीचैट पर रहोगे तो मैं सीधे पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, इससे ऐप का कमीशन भी बच जाएगा। कितना फायदा होगा तुम्हारा। मेरी ये बात सुनकर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। जाहिर है पैसे बचाने और एक अमीर कस्टमर को हाथ से न जाने देने के लालच ने उसके नियमों को हरा दिया। वह मान गई। जब मैंने उसे ऐड किया तो उसका प्रोफाइल पिक्चर एक बैंगनी बालों वाली एनिमे लड़की का था, बिल्कुल उसी की तरह शांत और प्यारी। वह फोटो उस पर बिल्कुल सूट कर रही थी, जबकि मेरा प्रोफाइल पिक्चर एक कार्टून सफेद बंदर का था, एकदम बिंदास और बेफिक्र। हम दोनों ने एक ही समय पर एक दूसरे की टाइमलाइन चेक की, पर वहाँ सिर्फ एक खाली लाइन दिख रही थी, क्योंकि हम दोनों ने सिर्फ 3 दिन की पोस्ट देखने का प्राइवेसी लॉक लगा रखा था। दोनों ही सोशल मीडिया पर शांत रहने वाले लोग निकले। उसी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में चेन यूशेंग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने हेडफोन उतारे। उसने अपना लैपटॉप बंद किया। काली स्टॉकिंग से ढकी उसकी लंबी और खूबसूरत टांगे कमरे की लाइट में चमक रही थी। ये लड़की यूशेंग भी बड़ी अजीब थी। मौसम चाहे जो हो, वो साल के 365 दिन हमेशा ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनकर ही रहती थी, लेकिन दूसरों की नजरों में वो बनी ही इस लुक के लिए थी। उसकी टांगों पर वो स्टॉकिंग्स इतनी लाजवाब लगती थी कि उसमें कोई अश्लीलता नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक और कातिलाना खूबसूरती दिखती थी। लैपटॉप बंद करके यूशेंग खाना खाने बाहर जाने लगी। जब वो हॉस्टल के कमरे के शीशे के सामने से गुजरी तो शीशे में दिख रहे उस चेहरे पर, जिसके लिए हजारों लड़के पागल थे, एक गहरी थकान और लाचारी साफ झलक रही थी। करती भी क्या, उसकी माँ अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार थी। हॉस्पिटल के बिल किसी यमराज के फरमान की तरह आ रहे थे। खर्चा बढ़ता ही जा रहा था और घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। अब सब कुछ अकेले उसी के कंधों पर था। पैसे कमाने के लिए वो कॉलेज की लैब में प्रोफेसर के अंडर काम करती थी और छोटे मोटे बिजनेस प्रोजेक्ट संभालती थी, पर वो पैसा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। इसलिए मजबूरन उसने अपनी गेमिंग स्किल्स का फायदा उठाया और पार्ट टाइम गेम पार्टनर का काम शुरू कर दिया। इस काम में कमाई का कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी आधी रात को आदेश आता तो नींद से आंखें बंद होने पर भी उसे जबरदस्ती जागकर गेम खेलना पड़ता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले पैसे कहां से आएंगे। लेकिन आज तो जैसे उसकी किस्मत का ताला ही खुल गया था। एक सुपी दाबाइये नाम के अमीर लड़के ने सीधे 1 रुपी 15,000 फेंके और उसे पूरे महीने के लिए बुक कर लिया। वह शुरुआत में तो डर गई थी कि ये साला कहीं मेरे ऊपर कोई गलत नजर तो नहीं रख रहा, लेकिन 2 घंटे गेम खेलने के बाद उसे लगा कि यह लड़का तो किसी शरीफ और संस्कारी स्कूल के बच्चे जैसा सीधा है। न उसने कोई पर्सनल सवाल पूछे, न तस्वीरें मांगी और न ही कोई गंदी या डबल मीनिंग बात की। पूरा गेम एकदम साफ सुथरा था। वह बस उसके पीछे पीछे भागता रहा और उसकी तारीफों के पुल बांधता रहा। वह सोच सोच कर थक गई कि कोई इंसान सिर्फ अच्छी आवाज और अच्छे गेम प्ले के लिए इतने सारे पैसे कैसे उड़ा सकता है। शायद उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। उसने सोचना छोड़ दिया। जो भी हो, पैसे तो अब उसके पास आ चुके थे। अब हर महीने उसे एक तय रकम मिलेगी, जिससे उसकी माँ के इलाज का खर्च आराम से निकल जाएगा। उसने मुस्कुराकर सोचा, ऐसा सीधा अमीर और कम परेशान करने वाला कस्टमर भगवान सबको दे। बॉयज हॉस्टल का कमरा नंबर 510। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, अपने दोस्त वांग हौरान के कंधे पर हाथ मारा और कहा, चल भाई पेट पूजा करने चलते हैं। अभी दोपहर के 12 ही बजे थे, इसलिए मेस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैं हौरान को लेकर स्टाइल से आगे बढ़ा और भीड़ वाली पहली मंजिल को छोड़ते हुए सीधे दूसरी मंजिल के वीआईपी स्पेशल फूड सेक्शन की तरफ चल दिया। हौरान ने चौंक कर कहा, अरे भाई सच में सेकंड फ्लोर पे खाएगा क्या? यहाँ का खाना बहुत महंगा है और पैसे के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। वांग हौरान थोड़ा हिचकिचा रहा था। आखिरकार उसके घर के हालात भी मेरे जैसे ही थे, जब तक कि मैंने अपनी अमीरी के बारे में सच नहीं बताया था। हम दोनों ही एकदम टिपिकल गरीब स्टूडेंट थे। मैंने हवा में हाथ हिलाते हुए पूरे रौब के साथ कहा, डरता क्यों है साले, आज तेरा भाई पैसे देगा, 4 सब्जी और एक सूप, आज खुलकर मंगाएंगे। वांग हौरान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह भाई साहब, भाई तू आजकल इतना हवा में उड़ रहा है क्या? हमारे रूम के उन दोनों अमीर जादों का भी ऐसा एटीट्यूड नहीं होता। धत, वो दोनों साले सिर्फ दिखावा करते हैं। सेकंड फ्लोर पर पार्टी देने की औकात नहीं है उनकी, मक्खी चूस कहीं के। खाना ऑर्डर करते समय हम दोनों में से किसी ने भी हाथ नहीं रोका। रोस्टेड फिश, जीरा मटन, चिकन मशरूम स्ट्यू, झींगा और लहसुन के पत्ते और साथ में एक मटन रिब्स सूप। एक बार के खाने का बिल करीब 2000 रुपीज बैठ गया। सिस्टम द्वारा डिटेक्ट किया गया। खाने पीने में लापरवाही ऐश की गई। 2x मल्टीप्लायर ट्रिगर हुआ। इनाम 4000 रुपीज। इस बार किस्मत कुछ खास नहीं रही, सिर्फ 2 गुना ही मिला। खैर, अब सिस्टम ने मेरा लालच इतना बढ़ा दिया था, ये छुट्टे पैसे तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसे थे। मैंने मन ही मन सोचा कि दोपहर के बाद कुछ बहुत बड़ा और तगड़ा ऐशो आराम करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने गोल मटोल पेट को सहलाते हुए कमरे में घुसे। भाई साहब क्या नजारा था। चू मिंगजे और शुएताओ नाम के वो दोनों नमूने फिर से पागलों की तरह बहस कर रहे थे। चू मिंगजे के चेहरे पर एक अलग ही वक्ति थी और बोलते हुए उसके मुंह से थूक उड़ रहा था। तुम लोगों को खाक पता है, चेन यूशेंग सच में एक सच्ची देवी है। वो प्रोफेसर लुओ के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, महीने के हजारों रुपए कमाती है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो पूरी तरह आत्मनिर्भर है और खुद का खर्चा उठाती है। वह इतने गर्व से बोल रहा था जैसे चेन यूशेंग उसकी बीवी हो। शुएताओ ने नफरत से देखते हुए एक तीखा ठहाका लगाया। रहने भी दे भाई, एक लड़की के लिए महीने के कुछ हजार रुपयों से क्या होता है। ब्रांडेड बैग्स, मेकअप का सामान, इन सब में पैसे नहीं लगते क्या? तुझे क्या लगता है सब हम लड़कों की तरह हैं जो बिना एक भी पैसा खर्च किए कोई भी बकवास मोबाइल गेम खेलते रहते हैं? बिना वजह बीच में घसीटे जाने पर वांग हौरान ने तुरंत विरोध किया। ओए ओए ओए,
ओए, हम बिना पैसे खर्च करने वाले गेमर्स ने तेरे खानदान का क्या बिगाड़ा है? गेम में पैसे न लगाना कोई गुनाह है क्या? श्वेताओ ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराया और चू मिंगजे ने फिर से अपनी अल्टीमेट आशिकों वाली बात कही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेन यूशेंग ही सबसे परफेक्ट है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं कॉलेज के 4 साल कुंवारा रह जाऊंगा। सिर्फ घटिया पसंद वाले मर्द ही किसी भी ऐरी गहरी लड़की से समझौता करते हैं। इस बात ने सीधे श्वेताओ की दुखती रग पर हाथ रख दिया। असल में श्वेताओ उस कॉलेज की टॉप खूबसूरत लड़की के रूम की दूसरी लड़की को पसंद करता था, लेकिन जब उसे कोई भाव नहीं मिला तब उसने समझौता किया और हॉस्टल की सबसे साधारण दिखने वाली लड़की लियू युआनयू को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। लेकिन वो साधारण भी दूसरों के मुकाबले में थी। भीड़ में खड़ी कर दो तो वो भी एक अच्छी खासी सुंदर लड़की लगती थी। एक ऐसा लड़का जिसके परिवार के पास 4 फ्लैट्स हो, महीने की पॉकेट मनी कम से कम 1 रुपीज 0 हो, फर्स्ट ईयर में ही जो 20 रुपीज लाख की गाड़ी लेकर घूमता हो। श्वेताओ को लगता था कि उसका चार्म दूसरों को कुचलने के लिए काफी है, पर आज उसे चू मिंगजे जैसे दिखावा करने वाले शख्स से ताना सुनना पड़ रहा था। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ इस अमीर और लोकल जमींदार के बीच चल रही महाजंग को चुपचाप देख रहा था और मन ही मन अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। जब देखा कि बात बहुत आगे बढ़ रही है और मुझसे ये बकवास और नहीं सुनी जा रही तो मैंने एक जोर की उबासी ली। ठीक है, लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। तुम्हारे बाप ने दोपहर में बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, अब मुझे आराम करना है। श्वेताओ फिर भी नहीं रुका। सुबाई, तुझे फैसला करना होगा। तू ही बता कि चेन यूशेंग असल में कैसी लड़की है। मैंने अपनी आंखें घुमाई, कंबल खींचकर अपना मुंह ढका और कहा, भाड़ में गया फैसला। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। मुझे तो ये सोचना है कि दोपहर के बाद पैसे कैसे उड़ाने हैं। जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तो श्वेताओ और चू मिंगजे भी चुप हो गए। वो दोनों मुझसे अपना पक्ष क्यों लेना चाहते थे? सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। भले ही मेरे पैरों में लोकल ब्रांड के जूते थे जो चू मिंगजे के अंडरवियर की कीमत के बराबर भी नहीं थे, लेकिन क्या करें, भगवान ने मुझे एक शार्प, हद से ज्यादा हैंडसम चेहरा और 1.85 मीटर की मॉडल जैसी बॉडी दी थी। वो दोनों अमीरजादे मुझसे कितना भी चिढ़ते हो, पर उन्हें मजबूरी में ये मानना ही पड़ता था कि हमारे बैच का असली हैंडसम बॉय मैं ही हूँ। श्वेताओ अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। इतना क्या भाव खा रहा है? जब तुझे कभी गर्लफ्रेंड बनानी होगी तब तेरी ये कंगाली देखकर मुझे लगता है कि तू मेरी उस साधारण गर्लफ्रेंड लियू युआनयू के पैरों की धूल भी नहीं छुपाएगा। आजकल की लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो सिर्फ चेहरा नहीं देखती, बैंक बैलेंस भी देखती हैं। मेरे जैसे लोकल जमींदार के पास, जिसके पास 4 घर हैं और जो फर्स्ट ईयर में ही 20 रुपीज लाख की गाड़ी में घूमता है, वही तुरंत सिंगल से मिंगल हो सकता है। तुझे तो सुबह अगला जन्म लेना पड़ेगा। श्वेताओ मन ही मन अपनी अमीरी के घमंड में चूर था और मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग में मग्न हो गया। दोपहर में मैं अपनी नींद पूरी करके आराम से उठा। क्या सुकून था। शाम की फिजिक्स लैब शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी था। मैंने सोचा कि पहले कैंपस में थोड़ा घूम फिर लिया जाए। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी अपने बड़े साइज के लिए बहुत मशहूर थी। कैंपस के अंदर ही बड़ी बड़ी मार्केट और कैफे जैसी हर सुविधा मौजूद थी। मैं बिना किसी मतलब के यहाँ वहाँ भटक रहा था कि अचानक एक एप्पल का शोरूम मेरी नजरों के सामने आ गया। एप्पल का स्टोर, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, पर इसमें बढ़िया क्या है? बढ़िया ये है कि यहाँ की हर चीज हद से ज्यादा महंगी होती है। भले ही आजकल बजट फोन भी बहुत अच्छे आते हैं, पर मुझे माफ करना भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई अब सिर्फ सबसे महंगी चीजें खरीदता है, काम की चीजें नहीं। मुझे तो बस तगड़ा कैशबैक, जैकपॉट चाहिए। मैंने बिना एक पल भी सोचे बड़ी शान से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दी। मेरी पलक तक नहीं झपकी। पिन सिस्टम द्वारा यूजर का बेहद खर्चीला और लापरवाह बर्ताव डिटेक्ट किया गया। खर्च 1,50,000 रुपए। 6 गुना जैकपॉट कैशबैक ट्रिगर हुआ। इनाम 9 लाख रुपए। किस्मत हो तो ऐसी। मैं मन ही मन पागलों की तरह हंस रहा था। इस एक झटके में मेरा बैंक बैलेंस 11 लाख रुपए के करीब पहुंच गया। लेकिन इतने से मेरा पेट कहां भरने वाला था। मेरी भूखी और लालची नजरों ने दुकान के दूसरे प्रोडक्ट्स को स्कैन करना शुरू किया। iPad Pro 2 TB सेलुलर वर्जन, कीमत 2,40,000 रुपए, खरीद लो। मैकबुक प्रो मैक्स 128 GB रैम और 8 TB स्टोरेज, कीमत 6,20,000 रुपए, इसे भी खरीद लो। मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लैपटॉप 6 रुपीज लाख से ज्यादा का भी हो सकता है। क्या कोई नॉर्मल इंसान इसे इस्तेमाल करता है? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई वैसे भी नॉर्मल नहीं है। तुम्हारा भाई अब सुपर अमीर, गॉड लेवल रिच है। पूरे टाइम मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं बस एक बिना दिल वाली पेमेंट मशीन बना हुआ था। iPad पर 2x गुना कैशबैक ट्रिगर हुआ। इनाम 4,80,000 रुपए। लैपटॉप पर 3x गुना कैश लाओ बैक ट्रिगर हुआ। इनाम 18,50,000 रुपए। इस अंधाधुंध शॉपिंग के बाद मेरा बैंक बैलेंस सीधे 22 लाख को पार कर गया। ये एप्पल स्टोर तो मेरे लिए ATM मशीन बन गया था। मैं अंदर ही अंदर मजे ले रहा था और वो सेल्समैन जो मुझे फटी आंखों से देख रहे थे, मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, वो बड़े चाव से मेरे नए डिवाइसेस को एक्टिवेट करने में लगे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर जैसे उन्होंने कभी दुनिया ही न देखी हो। मुझे अचानक एक ख्याल आया, सुनो सिस्टम भाई, मैं जो इस तरह पागलों की तरह पैसे उड़ा रहा हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? सिस्टम की वो ठंडी रोबोटिक आवाज इस वक्त मेरे कानों में किसी मधुर संगीत जैसी लगी। यूजर कृपया निश्चिंत रहें, सारे साइड इफेक्ट्स को संभालना इस सिस्टम की जिम्मेदारी है। अगर यूजर देर तक सोएगा तो उसकी एनर्जी और बढ़ेगी। अगर यूजर बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर खाएगा तो सिस्टम खुद उसे पचाकर बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। मैं तो खुशी से झूम उठा। और अगर मैं कॉलेज बंक, क्लास बंक करूं तो सिस्टम उस सब्जेक्ट की सारी नॉलेज सीधे यूजर के दिमाग में ट्रांसफर कर देगा। ओ तेरी की, ये सिस्टम तो एकदम कमाल है। अब से सारी जरूरी क्लासेस को बाय बाय, फिर भी एग्जाम में पूरे 100% मार्क्स पक्के। मैं अभी मन ही मन खुश हो ही रहा था कि वो युवा और खूबसूरत सेल्स गर्ल मेरे करीब आई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। सुनिए ना सी, आपके सारे डिवाइसेस रेडी हैं, क्या मुझे आपका WeChat या नंबर मिल सकता है? आगे कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। वैसे आप जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना? उसकी आंखों में मेरे लिए साफ अट्रैक्शन दिख रहा था। जाहिर सी बात है, उसने इस दुकान में इतने समय काम किया था, पर मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा था जो 10 रुपीज लाख को बच्चों के खिलौनों की तरह उड़ा दे। मैंने ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने का नाटक किया और मुस्कुराया, पर बाहर निकलते ही मैंने तुरंत उसके चैट को म्यूट, डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया। सॉरी ब्यूटीफुल, पर तुम्हारे भाई की नेटवर्थ अब 22 लाख है। मेरी पसंद अब बहुत ऊपर आ चुकी है। मैं ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हाथ में लटकाए सही समय पर लैब बिल्डिंग में पहुंच गया। मुझे इस फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे पुराने स्कूल में एक ढंग का माइक्रोस्कोप तक छूने को नहीं मिलता था। मैं एक खाली सीट देखकर बैठ गया। क्लास शुरू होने में अभी कुछ मिनट बाकी थे तो मैंने अपना नया ब्रांड न्यू iPad निकाला और तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग ऐप JD.com खोल लिया। एप्पल का लैपटॉप गेमिंग के लिए बेकार है,
तो क्यों ना एक टॉप क्लास गेमिंग डेस्कटॉप पीसी ऑर्डर कर दिया जाए। रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ROG का पूरा सेटअप ले लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन एकदम हाई एंड थी, कीमत करीब 9 लाख रुपए। ये डील भी फायदे की रहेगी। जैसे ही मैं बाय नाउ पर क्लिक करने वाला था, तभी मेरे कानों में एक बेहद शांत और मैच्योर आवाज पड़ी। उस आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। इसे मत खरीदो, सरासर पैसे की बर्बादी है। मैं जो जैकपॉट जीतने की खुशी में डूबा हुआ था। आवाज सुनकर जैसे ही मैंने सिर उठाया तो देखता ही रह गया। भाई साहब, क्या लड़की थी, लंबे सीधे बाल, एकदम अट्रैक्टिव और शांत चेहरा, एक सिंपल टी शर्ट और शिफॉन की स्कर्ट पहने हुए थी और स्कर्ट के नीचे ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ छोटे लेदर शूज थे। ये सितंबर के बीच का महीना था और जियांगचेंग में कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। इस मौसम में ब्लैक स्टॉकिंग्स और लेदर शूज पहनना वाकई किसी जिगर वाले का ही काम था। कोई और होता तो आधे दिन में पसीने से तरबतर हो जाता, पर इस लड़की से पसीने की बदबू की जगह एक बेहद महंगी और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वह दिखने में किसी ऊंचे पहाड़ पर खिले शांत फूल जैसी लग रही थी। आपने अभी क्या कहा? मैंने बिल्कुल हैरान होकर पूछा। मैं कुछ नहीं कर सकता था भाई, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मेरे दिमाग का CPU ही हैंग हो गया था। मैंने कहा कि इस ब्रांड में 30% कीमत सिर्फ इसके नाम और दिखावे की है, काम की नहीं। अरे दीदी, मुझे तो उसी 30% फालतू की कीमत से ही मतलब है। अगर चीज महंगी नहीं होगी तो मुझे मोटा कैशबैक कैसे मिलेगा? मैंने मन ही मन सोचा। एक तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं और आते ही इसने मेरी लक्ष्मी के रास्ते में रोड़ा अटका दिया। इसका क्या मतलब हुआ? पर ऊपर से मैंने अपना कूल और अट्रैक्टिव लुक बनाए रखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी ही चीजों का शौक है, बस शौक के लिए ले रहा हूँ। वैसे बताने के लिए शुक्रिया। चलो ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि जब सरकारी सब्सिडी आ जाए तब खरीदना, उससे तुम्हारे कई हजार रुपए बच जाएंगे। अरे सुनो, क्या हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं? तुम बार बार मुझे पैसे बचाने की सलाह क्यों दे रही हो? जब मुझसे और रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम सुबाई हो ना, मेरे ही क्लास के स्टूडेंट? ओह तेरी। मैंने अपना सिर पीट लिया। शर्म के मारे मेरा ऐसा हाल था कि मन कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। कॉलेज शुरू हुए 1 महीना हो गया था। हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे जानती थी और मुझे उसका नाम तक नहीं पता था। अच्छी बात यह थी कि वह कोई नखरेबाज या घमंडी लड़की नहीं थी। उसने गुस्सा नहीं किया, उसने बस बहुत ही शांत आवाज में अपना नाम बताया, चैन यूशेंग। चूहे के साथ यू और बांस के साथ शेंग, याद रखना। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। उसने आगे कहा, हम दोनों फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में एक ही ग्रुप में हैं, हमें साथ में रिपोर्ट लिखनी होगी, तो अपना वीचैट दे दो। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे रूम का वो आशिक चुमिंगजे चैन यूशेंग का वीचैट नंबर पाने के लिए न जाने क्या क्या पैंतरे आजमा रहा था। पूरा फिल्मी ड्रामा रच दिया था उसने, पर उसे बदले में $1 तक नसीब नहीं हुआ था। इसने सोचा था भाई कि हमारे रूम नंबर 510 में से इस ड्रीम गर्ल का वीचैट सबसे पहले मुझे यानी सुबाई को मिलेगा। ये तो एक तरफा जीत थी। मैंने बहुत ही कैजुअल अंदाज में अपना QR कोड उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने स्क्रीन देखी और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अरे मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले से ऐड कर रखा है क्या? ऐसा है क्या? मैंने पूछा। उसने स्क्रीन दिखाते हुए कहा, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है? बैंगनी बालों वाली एक एनिमे लड़की। रुको मुझे ढूंढने दो। और तभी ओ भाई साहब, हम दोनों के बीच एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई मर गया हो। चेन यूशेंग अपने वीचैट पर उस कार्टून वाले बड़े सफेद बंदर की फोटो देख रही थी और फिर सिर उठाकर मेरे इस हैंडसम चेहरे को देख रही थी। भले ही वह कितनी भी शांत और गंभीर रहने वाली लड़की क्यों न हो, पर इस वक्त वह अपनी हंसी और शर्म नहीं रोक पाई। उसका चेहरा साफ लाल हो चुका था और यकीनन वह भी अंदर ही अंदर बेहद अजीब महसूस कर रही होगी। पर मेरे जिगर की भी दाद देनी पड़ेगी ऐसी भयंकर बेइज्जती वाले माहौल में भी। सबसे पहले मैं ही बोला, अरे दीदी, तुम गेम पार्टनर पेवान का काम अपनी असली आईडी से करती हो क्या? तुम्हारे अंदर प्राइवेसी को लेकर थोड़ी भी समझ नहीं है? भला कौन शरीफ इंसान गेमिंग के काम के लिए अपना पर्सनल अकाउंट यूज करता है? मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं कभी किसी कस्टमर को अपने वीचैट पे ऐड नहीं करती। तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसे मैंने ऐड किया था। चैन यूशेंग की आवाज में एक अजीब सी शिकायत और झुंझलाहट थी। मुझे क्या पता था कि मेरा कस्टमर मेरी ही क्लास का स्टूडेंट निकलेगा। उसकी ये बात सुनते ही हवा में अचानक एक अजीब सा रोमांटिक और नटखट सा माहौल बन गया। मैंने तुरंत अपनी बात को संभालने के लिए 2 बार कृत्रिम रूप से खांसा और टॉपिक बदल दिया। जल्दी से एक दूसरा फेक अकाउंट बना लो। आगे से इस काम में थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना, ठीक है? अच्छा बताओ, इस एक्सपेरिमेंट में काम कैसे बांटना है? तुम खुद एक्सपेरिमेंट करोगी या सिर्फ डेटा नोट करोगी? उसने तुरंत कहा, मैं डेटा नोट कर लेती हूँ, मेरी प्रैक्टिकल स्किल्स थोड़ी कमजोर हैं। मैंने हैरानी से पूछा, तुम तो प्रोफेसर लुओ के साथ रिसर्च करती हो ना, तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल्स कैसे खराब हो सकती हैं? उसने जवाब दिया, कंप्यूटर रिसर्च में सिर्फ कीबोर्ड पर उंगलियां चलानी होती हैं, हाथों से कोई सामान नहीं जोड़ना होता। समझ गया। और इसके बाद फिर से सन्नाटा छा गया। मुझे लगता है कि मेरा IQ और बात करने का तरीका काफी अच्छा है, तो यकीनन ये चेन यूशेंग की ही दिक्कत थी। ये लड़की ऊपर से जितनी शांत और स्टाइलिश दिखती है, अंदर से उतनी ही मासूम, भोली और थोड़ी बुद्धू टाइप है। ये बात उसके मुझे बार बार गेमिंग PC ROG खरीदने से रोकने की जिद से ही साफ दिख रही थी। अच्छा हुआ कि तभी प्रोफेसर ने क्लास की PPT पढ़नी शुरू कर दी, जिसने हमारे बीच के इस अजीब सन्नाटे को तोड़ दिया। मानना पड़ेगा भाई, कुंज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास सुलाने की जो कला होती है वो कमाल की होती है। उनकी वो भारी लोकल भाषा, जियांगचेंग डायलेक्ट और ऊपर से फिजिक्स के वो अजीब और मुश्किल शब्द। चेन यूशेंग एक तो पहले से ही इस अजीब खुलासे की वजह से डरी हुई थी, ऊपर से हाल ही में रात भर जागकर गेमिंग ऑर्डर्स पूरे करने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। सुनते सुनते उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा और वह सीधे सपनों की दुनिया में खो गई। पीछे से दूसरी रो में जो लड़की बैठी है, खड़े होकर इस सवाल का जवाब दो। प्रोफेसर ने पूरे निशाने के साथ एक चाक का टुकड़ा फेंका जो सीधा चेन यूशेंग के टेबल पर जाकर गिरा। चेन यूशेंग अचानक झटके से जागी। वह खड़ी हो गई और बिल्कुल हैरान होकर ब्लैक बोर्ड को देखने लगी। जरा इस कांस्टेंट से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताओ। जब मैंने देखा कि हमारी क्लास की ड्रीम गर्ल की बेइज्जती होने वाली है, तो मैंने टेबल के नीचे से अपनी पेन की नोक से उसकी ब्लैक स्टॉकिंग से ढकी खूबसूरत लंबी टांग पर धीरे से इशारा किया और बिना किसी को पता चले अपनी एक्सपेरिमेंट बुक उसकी तरफ बढ़ा दी। चेन यूशेंग ने अपनी तिरछी नजरों से देखा और वो 1 सेकंड में सब समझ गई। उसने अपना गला साफ किया। सर, इसकी मुख्य रूप से 3 सावधानियां हैं। पहली ये है कि प्रोफेसर ने तसल्ली से सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा बेसिक बहुत मजबूत है, बैठ जाओ। इस सब्जेक्ट के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं, इसलिए सब लोग इस पर ध्यान दें। चेन यूशेंग जैसे ही नीचे बैठी, उसने चुपके से मेरी तरफ हाथ से थैंक यू का इशारा किया। शुक्रिया। मैंने अपनी भौहें उचकाई। ये तो बस रोज का काम है, कोई बड़ी बात नहीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सच में कमाल हो, इतनी उबाऊ क्लास में भी तुम
तुम सब कुछ सुन रहे थे? सच कहूँ तो मैंने भी कुछ नहीं सुना था, बस किस्मत से वही पेज खुला हुआ था। लेकिन असल में ये सब मेरे सिस्टम भाई का कमाल था। जब मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था तो सिस्टम ने इसे मेरी लापरवाही ऐश माना, जिसकी वजह से मुझे न सिर्फ 10,000 रुपए का कैशबैक मिला, बल्कि इस फिजिक्स एक्सपेरिमेंट की सारी नॉलेज सीधे मेरे दिमाग में फिट हो गई। जब बाकी बच्चे अभी भी किताबों के पन्ने पलट रहे थे और परेशान हो रहे थे, तब मैंने फटाफट चुटकियों में अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया। चेन यूशेंग ने डेटा नोट करने का काम संभाला। हम दोनों की पार्टनरशिप एकदम परफेक्ट रही, और सबसे मजेदार बात यह थी कि वो सिरदर्द देने वाली एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट भी सिस्टम भाई ने खुद ही पूरी कर दी थी। हमारी स्पीड इतनी तेज थी कि हम पूरी क्लास में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट खत्म करके बाहर आ गए। चैन यूशेंग मुझे इस तरह देख रही थी जैसे वो मेरी बेहद शुक्रगुजार हो। जैसे ही हम लैब बिल्डिंग से बाहर आए, मैं वहाँ से रफू चक्कर होने ही वाला था कि चैन यूशेंग ने अचानक पीछे से मुझे आवाज दी, अरे सुनो, रुको। वो अपनी टी शर्ट का कोना चबा रही थी और काफी देर तक हिचकिचाते हुए अटक अटक कर बोली, वो मैं जो गेम पार्टनर का काम करती हूँ, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया और मेरे मुंह से जोर की हंसी छूट गई। अरे दीदी, तुम्हें सच में ऐसा लगा क्या कि मैं किसी विलन की तरह डायलॉग मारूंगा कि मिस चैन, तुम भी नहीं चाहोगी ना कि कॉलेज में बाकी सबको तुम्हारी इस सच्चाई का पता चले? ऐसा कुछ नहीं है यार, अपना दिल बिल्कुल साफ रखो। तुम्हारा भाई उसूलों वाला और एक नंबर का शरीफ कस्टमर है। मैं पीठ पीछे किसी की बातें इधर उधर नहीं करता। थैंक यू। चैन यूशेंग ने चैन की सांस ली, पर उसे अभी थोड़ा शक था। सच में? मैंने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। क्या अब मुझे यकीन दिलाने के लिए कसम खानी पड़ेगी, या फिर कहो तो तुम्हारे सामने घुटने टेक कर पैर छू लूं? मेरी इस बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को सुनकर वह मुस्कुरा उठी। आखिरकार उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ ही गई। उसकी वह मुस्कान ऐसी थी जैसे मानो कड़ाके की ठंड में बर्फ पिघल गई हो और चारों तरफ बाहर आ गई हो। मैं उस एक पल में समझ गया कि आखिर कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे पागलों की तरह क्यों पड़े रहते हैं। इस शांत और सीरियस दिखने वाली लड़की की मुस्कान वाकई किसी परमाणु बम जैसी कातिलाना थी। अभी मैं उसकी इस कातिल मुस्कान के चक्कर में थोड़ा होश खो ही रहा था कि तभी चेन यूशेंग ने जैसे कोई बड़ा खजाना ढूंढ लिया हो। वो अपनी आंखें फाड़े मुझे लगातार घूरने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और संकोच करते हुए पूछा, तुमने अभी क्या कहा था? मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात पक्का सीक्रेट रखूंगा। नहीं, ये वाली लाइन नहीं, इसके बाद जो तुमने कहा था। अरे, मैं बिल्कुल हैरान हो गया। चेन यूशेंग उतावली होने लगी। वो हाथों से इशारे करते हुए बोलने लगी, वही जो डायलॉग था उस एनिमे का जो तुमने अभी अभी बोला। मेरे दिमाग की बत्ती अचानक जली और मेरे मुंह से तुरंत जापानी डायलॉग निकला, ओनेगाई वाताशी। हाँ हाँ, बिल्कुल यही। चेन यूशेंग ने खुशी से झूमते हुए लगातार सिर हिलाया। ओह तेरी, तो तुम भी अंदर से एक पक्की एनिमे लवर निकली। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हर वक्त गंभीर रहने वाली ड्रीम गर्ल इस समय किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो रही थी, जैसे उसे उसकी अपनी गैंग मिल गई हो। कैफे के अंदर मैं सामने बैठी उस लड़की को देख रहा था जो हाथ में आइस लाटे पकड़े बिना रुके लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। मुझे खुद पर ही बहुत बड़ा शक होने लगा था। साला ये झूठ किसने फैलाया था कि चेन यूशेंग एक बहुत ही शांत और घमंडी लड़की है। घमंडी खाक है। अभी कुछ देर पहले ही यही लड़की खुद दौड़कर मेरे पास आई थी अपने सीक्रेट कोड मैच करने। और मजे की बात देखो, हम दोनों एक ही गर्ल्स बैंड एनीमे के बहुत बड़े दीवाने निकले। अब तो बात ही क्या थी, उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसकी बरसों पुरानी बिछड़ी हुई सहेली मिल गई हो। उसकी बातें करने की इच्छा का बांध पूरी तरह टूट चुका था। और हद तो तब हो गई जब हमें पता चला कि शॉर्ट वीडियो देखने की हमारी पसंद भी एक जैसी ही है। वही अजीब और फनी रोस्ट वीडियो, फूड ब्लॉग्स और गैजेट्स के रिव्यूज। ये कोई शांत रहने वाली पढ़ाकू लड़की नहीं थी। ये साला बिल्कुल इस दुनिया में मेरा ही दूसरा रूप, फीमेल वर्जन थी। मैं तो दंग रह गया था। फिल्मी कहानियों के हिसाब से तो ऐसी लंबे बालों वाली स्टाइलिश लड़की का शौक क्लासिकल म्यूजिक सुनना और ब्रांडेड बैग्स खरीदना होना चाहिए था ना, पर मुझे उसके अंदर पूरी तरह से अपनी ही परछाई नजर आ रही थी। इस बड़े झटके के अलावा मेरे दिल में थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी। आखिरकार इस दुनिया में खुद को समझने वाला कोई इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से वो इंसान अगर इतनी कमाल की खूबसूरत लड़की हो तो फिर बात ही क्या है। हम बहुत मजे से बातें कर रहे थे कि तभी किस्मत से हम दोनों ने एक ही साथ नीचे झुककर कॉफी की चुस्की ली। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरी और उसकी नजरें हवा में आपस में सीधे टकराईं और फिर जैसे किसी को करंट लगा हो, हम दोनों ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। माहौल एकदम से बहुत ही अजीब और ब्लशिंग हो गया। कॉफी खत्म करने के बाद मैंने उसी कैफे से बहुत सारे महंगे और ट्रेंडिंग वीआईपी मीठा पैक करवाए और हॉस्टल के कमरे में लौट आया। मैंने वो सारे डेजर्ट्स अपने दोस्त वांग हावरान की टेबल पर फेंकते हुए कहा, खा ले। वांग हावरान तो खुशी से फूला नहीं समाया। अरे सुभाई भाई, तुम रोज मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हो, मुझे तो अब खुद में ही अजीब लग रहा है। ऐसा करता हूँ कि अब से तुम्हारी सारी एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट्स मैं लिख दिया करूंगा। वैसे क्या तुम कोई एनिमे गेम्स खेलते हो? मैं तुम्हारे अकाउंट में फ्री में लेवल अप भी कर दूंगा। चलो, ये लड़का काम का निकला। वह बहुत ही वफादार दोस्त था। फ्री का खाना खाकर एहसान भूलने वालों में से नहीं था। लेकिन ये जो शब्द थे एनिमे गेम्स है, इन्होंने मेरे दिमाग में बिजली की तरह काम किया। हाँ भाई, बिल्कुल सही। गेम्स के अंदर कैरेक्टर खरीदने के लिए पैसे उड़ाना, टॉप अप करना, ये तो पैसे बर्बाद करने का सबसे अल्टीमेट और मजेदार तरीका है। जैसे वो दुनिया का सबसे फेमस गेम जेंशिन इम्पैक्ट है, उसमें किसी नए कैरेक्टर को पूरी तरह मैक्स आउट सीक्स करने के लिए अगर किस्मत बहुत अच्छी भी हो तो भी 2.5 लाख से 3 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं, और अगर किस्मत खराब रही तो खर्चा सीधे डबल हो जाता है। मैं जब पहले इस गेम को खेलता था तो एक बड़ा रिचार्ज पैक डालने पर भी कुछ हाथ नहीं आता था। उस समय स्कूल के दिनों में मेरी महीने की पॉकेट मनी ही कुछ 100 रुपए थी, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाता। लेकिन अब मेरे प्यारे दोस्त, वक्त बदल चुका है। मैंने तुरंत अपना गेमिंग अकाउंट लॉग इन किया और मेरा माउस पागलों की तरह क्लिक होने लगा। 10 विश, 20 विश और फिर से 10 विश। पैसा पानी की तरह बह रहा था। मैंने सीधे उस गेम के करंट बैनर में मौजूद हर एक चीज खरीद कर पूरा स्टोर ही खाली कर दिया। कुल मिलाकर मैंने कुछ ही मिनटों में 6 लाख रुपए उड़ा दिए। अब जहाँ तक बात है कि उस गेम में कौन सा कैरेक्टर बाहर आया या उसके पास कौन कौन सी पावर्स और स्किल्स हैं, मुझे उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरा पूरा ध्यान तो बस अपने दिमाग में गूंजने वाली उस जादुई और शानदार आवाज पर था। 10 यूजर द्वारा गेम में की गई अंधाधुंध शॉपिंग पर 8x गुना बम्पर कैशबैक ट्रिगर हुआ। इनाम 4 लाख रुपए। यह देखकर मेरे बगल में बैठे वांग हावरान का जबड़ा सच में जमीन पर आ गिरा। उसने आज से पहले सिर्फ कहानियों में सुना था कि अमीर लोग बिना पलक झपकाए गेम्स में लाखों रुपए उड़ा देते हैं, पर आज उसने अपनी आंखों से यह नजारा लाइव देख लिया था। भाई साहब, इसे कहते हैं असली राजाओं की तरह गेम खेलना। बाकी जो लोग रोज कंजूसी कर करके गेम की करेंसी प्रिमो जेम्स जमा करते
करते हैं वो तो साला गेम नहीं बल्कि मजदूरी और तपस्या का सिमुलेटर खेल रहे होते हैं। सुबाई भाई, तुम्हारी उस विदेशी रईस फैमिली में क्या नौकरों या चमचों की कोई जगह खाली है? जरा मेरी तरफ देखो, क्या मैं इस काम के लिए फिट रहूंगा? वांग हावरान की आंखें पैसों की चमक देखकर एकदम हरी हो चुकी थी। चल बे दफा हो यहाँ से। मैंने हंसते हुए उसके वीचैट पर गेम का आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया। ले, सारा टॉपअप खत्म हो गया, अब ये आईडी तू रख और मजे से खेल। मैंने तो वैसे भी ये गेम बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ओ तेरी की, तुमने अभी 6 लाख से ज्यादा फूंक कर जो कैरेक्टर्स निकाले हैं उन्हें तुम खुद नहीं खेलोगे? मैंने कंधे उचकाए। कौन इन नए रूल्स और गेम प्ले को समझने का सिरदर्द पाले? तू खेल, मुझे तो बस तुझे खेलते हुए देखना है। सुबाई भाई, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आज से मैं आपको अपना माई बाप स्वीकार करता हूँ। हैट दूर हट, मुझे तेरे जैसा इतना बड़ा बेटा नहीं चाहिए। मैं अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया, पर तभी मेरे दिमाग में अचानक एक बात चमकी। अरे सुनो, वैसे इस कंपनी के 2 और भी तो ऐसे ही गेम्स है ना? वांग हावरान की आंखों में मानो फिर से बिजली दौड़ गई और उसने पागलों की तरह से हिलाया। हाँ बिल्कुल है भाई, एकदम है। ठीक आधे घंटे बाद वांग हावरान के कंप्यूटर की स्क्रीन पर जेंशन इम्पैक्ट और जेनलेस जोन जीरो खुले हुए थे और उसके मोबाइल में होकाई स्टार रेल दौड़ रहा था। ये लड़का सच में एक साथ 3 गेम्स संभाल रहा था और वो भी इतने स्मूथ तरीके से कि मैं तो खुद देखकर दंग रह गया। ये आइडिया तो सिस्टम के बिना किसी झिझक के पैसे उड़ाने और ऐश करने वाले रूल पर एकदम परफेक्ट बैठता था। बस इन 3 गेम्स में अंधाधुंध पैसा बहाने की बदौलत मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए सीधे 11 लाख के पार पहुंच गया। कहां वो एप्पल स्टोर के खर्च और कहां ये गेमिंग। एप्पल स्टोर तो इसके आगे बिल्कुल फीका था। ये गाचा मोबाइल गेम्स ही पैसे उड़ाने की असली और अमर जन्नत है। ये तो मेरे लिए एक कभी न रुकने वाली पैसों की परपेचुअल मोशन मशीन बन चुकी थी। मैंने वांग हावरान के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही सीरियस होकर बड़े भाई की तरह कहा, देख भाई, अब से इन तीनों गेम्स में जब भी कोई नया कैरेक्टर आए तो सबसे पहले मुझे आकर बताना। पैसे उड़ाने की जिम्मेदारी मेरी और गेम को पूरी तरह निचोड़ने की जिम्मेदारी तेरी। क्या सच में सारे कैरेक्टर्स को पूरा मैक्स आउट करना है? बिल्कुल टॉप लेवल तक लेकर जाना है। एक भी विश कम रह गई तो ये मेरे सिस्टम भाई का बहुत बड़ा अपमान होगा। वांग हावरान अब मुझे जिस नजारे से देख रहा था मानो साक्षात भगवान उसके सामने आ खड़े हुए हों। इसे कहते हैं असली गॉड लेवल अमीर इंसान। पैसा पानी की तरह बह रहा है पर घमंड रत्ती भर भी नहीं है। और जरा हमारे रूम के उन बाकी 2 लड़कों को देखो, एक वो नकली आशिक चूमिंगजे और वो दूसरा लोकल घमंडी लड़का। सालों की औकात क्या है, ये कभी हमारे सुबाई भाई की बराबरी कर ही नहीं सकते। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वो जानी पहचानी टोन फिर से बजी। 10 डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट का बैंक बैलेंस 11 लाख को पार कर चुका है। इनाम के तौर पर आपको एक लग्जरी कार लकी ड्रॉ कूपन दिया जाता है। कृपया इसी तरह बिना सोचे समझे पैसे उड़ाना और ऐश करना जारी रखें। लग्जरी कार का कूपन? मेरे होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। यह जियांगचेंग शहर इतना बड़ा है, यहाँ बिना अपनी गाड़ी के घूमना वाकई काफी मुश्किल था। मैंने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम का इंटरफेस खोला ताकि देख सकूं कि इस लकी ड्रॉ से कौन सी चमचमाती गाड़ी बाहर आने वाली है। इस लग्जरी कार कूपन का सीधा सा मतलब ये था कि सिस्टम मुझे 30 रुपीज लाख से लेकर 3 करोड़ की रेंज में कोई भी एक शानदार लग्जरी गाड़ी बिल्कुल रैंडम तरीके से गिफ्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी के सारे पेपर्स और कानूनी फॉर्मेलिटीज बिल्कुल पक्के और लीगल होंगे। गाड़ी जितनी ज्यादा महंगी होगी उसके निकलने के चांस उतने ही कम होंगे। ये भी साला मोबाइल गेम के जैसा ही सिस्टम था। जहाँ तक बात सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कारों की है तो वो इस कूपन के सबसे रेयर इनाम थे जिनके निकलने के चांस ना के बराबर थे। मुझे वैसे भी गाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। आखिरकार मैं पहले एक गरीब स्टूडेंट ही तो था। मेरी कार की समझ सिर्फ ऑडी, BMW और मर्सिडीज तक ही सीमित थी और मेरा मूड एकदम चिल था क्योंकि अगर मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब भी रही तो भी कम से कम 30 लाख की बेस मॉडल वाली कार तो पक्का मिलनी ही थी। और एक आम इंसान के लिए तो वो भी एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी होती है। चलो भाई शुरू करो। मैंने मन ही मन बटन दबाया। लकी ड्रॉ का वो पहिया मेरे दिमाग में पागलों की तरह घूमने लगा। धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हुई और आखिरकार उसका कांटा एक बहुत ही पतली और बेहद खास लाइन पर जाकर बिल्कुल स्थिर हो गया। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। भाई साहब, काम सेट हो गया। ये कोई मामूली बेस मॉडल तो बिल्कुल नहीं है। बधाई हो यूजर, आपने जीती है मर्सिडीज बेंज GLE 450 और मैटिक लग्जरी एडिशन। मार्केट में इसकी ऑफिशियल कीमत करीब 1.1 करोड़ है। स्क्रीन पर धीरे धीरे घूमते हुए उस गाड़ी के शानदार 3D होलोग्राम को देखकर मेरी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एकदम चमचमाती काले रंग की मिड साइज लग्जरी SUV। उसका लुक इतना धांसू और रौबदार था कि देखते ही बनता था। बिजनेस क्लास वाला VIP लुक और अमीरी का एहसास एकदम कूट कूट कर भरा था। अंदर 280 का हाई पावर इंजन और साथ में 48V का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, यानी एक्सीलेटर पर पैर रखते ही गाड़ी हवा से बातें करेगी। चलाने में तो ये बेहतरीन थी ही, पर सबसे बड़ी और खास बात क्या थी, इस गाड़ी के अंदर का स्पेस जगह बहुत ही बड़ा और आलीशान था। अब आगे जब भी मैं किसी सुंदर लड़की को लॉन्ग ड्राइव या घूमने के लिए ले जाऊंगा तो अंदर का माहौल बेहद कंफर्टेबल और रॉयल रहेगा। मैंने अपनी कॉलर ठीक करते हुए मन ही मन मजे लिए। अरे वाह, मर्सिडीज वाले भी बड़े किस्मत वाले निकले जो उन्हें मुझ जैसे गॉड लेवल अमीर सुबाई के नाम का फायदा उठाने का मौका मिल गया। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि मेरे वीचैट पर अचानक एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉपअप हुई। सामने वाले की प्रोफाइल पिक्चर में एक सूट बूट पहने और छोटे बालों वाला आदमी दिख रहा था। मैसेज में लिखा था, नमस्ते सु सर, मिस्टर सु, मैं जियांगचेंग यूनिवर्सिटी एरिया के ऑफिशियल मर्सिडीज बेंज 4S शोरूम का सेल्स मैनेजर गुओ युआनहांग बात कर रहा हूँ। आप मुझे छोटा गुओ, चाओ गुओ बुला सकते हैं। आपकी मनपसंद गाड़ी पूरी तरह से तैयार करके शोरूम में खड़ी कर दी गई है। आप जब भी फ्री हो कृपया अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए आ सकते हैं। हमारे शोरूम की सबसे खूबसूरत और टॉप स्टार सेल्स गर्ल पर्सनली आपकी पूरी खातिरदारी और सर्विस के लिए मौजूद रहेगी। कल सुबह लगभग 9:30 बजे मेरी क्लास खत्म होते ही मैं वहाँ आ जाऊंगा। कल सुबह फिर से वही बेकार क्लास है। सच कहें तो आप आराम से अपने हॉस्टल के कमरे में सो सकते हैं। इससे न केवल आपको सिस्टम से 1000 रुपए का इनाम मिलेगा बल्कि सिस्टम सारा ज्ञान सीधे आपके दिमाग में डाल देगा। लेकिन इस क्लास को छोड़ने की हिम्मत आप में नहीं है क्योंकि कल सुबह C++ की क्लास है। इसे पढ़ाने वाली एक बहुत ही सख्त और पुरानी सोच वाली अधेड़ उम्र की महिला है। लोग उन्हें यमराज जैसा समझते हैं और वह कंप्यूटर विभाग के 4 सबसे खतरनाक टीचरों में पहले नंबर पर है। उन्हें खतरनाक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी क्लास लेने पर फेल होने का पूरा चांस रहता है। वह न केवल पढ़ाती अजीब तरह से हैं, बल्कि अटेंडेंस हाजिरी भी बहुत सख्ती से लेती हैं। यहाँ तक कि क्लास के बीच मिलने वाले 10 मिनट के आराम के समय में भी वह अटेंडेंस चेक करती हैं। क्लास छोड़ने के बुरे असर से बचने के बाद अपने कॉलेज
कॉलेज के चारों सालों के लिए एक पक्का प्लान बना लिया है। जरूरी क्लास मूड के हिसाब से छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा क्लास तो पक्का ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मैनेजर गु आपके भेजे हुए मैसेज को देखकर दंग रह गए। क्लास खत्म होने के बाद यानी जिस मिस्टर सू ने बिना सोचे समझे नकद पैसे देकर सबसे महंगी गाड़ी खरीदी है, वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है, अभी तक कागजों को ध्यान से नहीं देखा था। लेकिन अब मैनेजर गुओ को होश आया तो वह मन ही मन हैरान रह गए। ये पक्का किसी अमीर खानदान का लड़का है जो बस यूं ही जिंदगी का मजा लेने निकला है। आजकल के कॉलेज के छात्रों के पास गाड़ी होना और ना होना दो अलग अलग दुनिया जैसा है। 88 लाख की मर्सिडीज तो बहुत दूर की बात है, एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी भी। सब लोग मिलकर पसीने से भरी हुई भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में जाते हैं। ऐसे में क्या सोचने की जरूरत है। और ऊपर से ये मिस्टर सूद जल्द ही लाखों की मर्सिडीज जेल चलाने वाले हैं। कॉलेज के कैंपस में ऐसी गाड़ी होना तो बाकी सबको पूरी तरह से पीछे छोड़ देने जैसा है। मैनेजर गुओ को अब बहुत जलन होने लगी। उन्होंने अपने कॉलेज के दिन याद किए जब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और क्लास की सबसे सुंदर लड़की से बात करने में भी उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था। और यहाँ मिस्टर सू हैं जिन्होंने कॉलेज के पहले साल में ही कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लिया है। मैनेजर गुओ ने अपने जलते हुए दिल को संभाला और कल के स्वागत की तैयारी करने लगे। शाओ जो जो जियालू, जरा यहाँ आओ। जिस लड़की को बुलाया गया वह एक मर्सिडीज कार के पास खड़ी होकर अपनी फोटो खिंचवा रही थी। उसका फिगर बहुत ही शानदार था जिसे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। वह इंटरनेट पर दिखने वाली पतली लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका चेहरा भी किसी परी जैसा सुंदर और आकर्षक था जो किसी को भी अपने जाल में फंसा ले। जो जियालू को इंटर्नशिप करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन वह दुकान की सबसे अच्छी सेल्स गर्ल बन चुकी थी। अपनी सुंदरता से पुरुषों का दिल जीतना उसका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन वह केवल दिखने में ही अच्छी नहीं थी। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग की पढ़ाई करने वाली इस लड़की का काम करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त था। सुनकर वह हैरान रह गई। उसे लगा था कि वह कॉलेज के आखिरी साल का कोई छात्र होगा, लेकिन वो तो अभी अभी कॉलेज के पहले साल में आया है। अरे वाह! जो जियालू ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को छुआ और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तो वो कॉलेज के पहले साल का छोटा जूनियर है, तब तो दीदी को उसका स्वागत बहुत अच्छे से करना होगा। रात को लड़कों के हॉस्टल के कमरा नंबर 510 में क्लास से लौटकर चू मिंगजे और शू ताओ ने जैसे ही दरवाजा खोला वे चौंक गए। अरे बाप रे, वांग हाओरान, तुम सुबह से ही कंप्यूटर पर गेम खेलने में लगे हुए हो? शू ताओ ने हैरान होकर पूछा। अरे बस किसी और का गेम लेवल पार करने का काम लिया है, जिससे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, वांग हाओरान ने बात को टालते हुए कहा। जब बड़े भाई ने शांत रहने को कहा है तो वह पक्का ये काम अच्छा है। इससे कॉलेज के दिनों में ही दुनिया की असलियत का पता चल जाता है। अगर मुझे अमीर बनाने वाला सिस्टम न मिला होता और मैंने यूं ही 12,000 रुपए खर्च करके चेन यूशेंग को अपने साथ गेम खेलने के लिए न रखा होता तो मैं कभी भी उसके उस शांत और घमंडी चेहरे के पीछे छिपे असली रूप को नहीं देख पाता। न ही मैं उसकी वह मासूम और एनिमे जैसी असली दीवानगी देख पाता। और इस समय हम दोनों के बीच जो मीठी और प्यारी बातें चल रही हैं वो तो भूल ही जाइए। ये सिस्टम तो सच में भगवान जैसा है। मैं बातों में इतना खोया हुआ था कि जब सिर उठाकर देखा तो अंधेरा हो चुका था और पेट में चूहे भी कूदने लगे थे। चलो अब खाना खाने चलते हैं। वैसे भी खाते खाते भी तो बातें हो सकती हैं। मेरे हॉस्टल के कमरा नंबर 510 के चारों दोस्त एक साथ मिलकर बड़ी शान से कैंटीन की तरफ चल दिए। सच कहूं तो मैं सिर्फ वांग हाओरान को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बाकी के दो दोस्त भी मेरे पीछे पीछे चल दिए। शायद उन्हें लगता है कि उनकी बड़ी बड़ी और दिखावे वाली बहसों के लिए मुझ जैसे बिल्कुल गरीब और सीधे साधे इंसान का ताली बजाने और सुनने के लिए वहां होना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम सब कैंटीन के दरवाजे पे पहुंचे, सामने से दो बहुत ही सुंदर लड़कियां आती हुई दिखाई दी, चेन यूशेंग और लियू युआना युआन। एक तो पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत और शांत दिखने वाली लड़की थी और दूसरी सीधे साधे स्वभाव की बेहद प्यारी लड़की। जब ये दोनों साथ चलती थी तो हर कोई मुड़ मुड़कर उन्हें भी देखता था। युआना युआन, ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक है, तुम दोनों भी यहाँ खाना खाने आई हो। शू ताओ ने तुरंत अपनी बात बदली और अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान लाया जो उसे लगा कि किसी को भी दीवाना बना देगी। हंसते हुए उसकी आंखों के पास ऐसी झुर्रियां पड़ गईं जो बहुत अजीब लग रही थी। चू मिंगजे तो पीठ पीछे हमेशा उसकी इस शक्ल का मजाक उड़ाता था। हाँ, अभी क्लास खत्म हुई है। लियू युआन युआन ने बस पीछा छुड़ाने के लिए सिर हिला दिया। हे हमारी क्लास भी अभी खत्म हुई है। शू ताओ ने पागलों की तरह मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। यह लड़का सुंदर लड़कियों को देखते ही घबरा जाता है, खासकर तब जब सामने चेन यूशेंग जैसी रौबदार लड़की खड़ी हो। शू ताओ अच्छी तरह जानता था कि चेन यूशेंग के सामने लियू युआन युआन तो बहुत साधारण सी लगती है। चेन यूशेंग का अंदाज बहुत कड़क था। वह आमतौर पर लोगों को इतनी ठंडी नजर से देखती थी जैसे कोई बर्फ की छुरी हो। शू ताओ जैसे अधने से लड़के में उससे जाकर बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने चुपके से चेन यूशेंग की तरफ देखा और डर के मारे थूक गटकने लगा। भाई सच में कमाल है, वह तो बर्फ के पहाड़ पर खिले किसी सुंदर फूल जैसी लगती है। अगर उसके खुद के पास 8 मकान होते तो शायद वह सच में आगे बढ़कर हाथ आजमाने की हिम्मत करता, लेकिन असलियत बहुत कड़वी थी, इसलिए वह बस दूर से देखकर ही मन बहला सकता था। लियू युआन युआन के चेहरे पर दिखावे की मुस्कान थी, पर मन ही मन वह शू ताओ को खूब कोस रही थी। उसने साफ देख लिया था कि शू ताओ किस तरह पागलों की तरह चेन यूशेंग को घूर रहा था। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वह अभी उसके पैरों में गिर जाएगा। मर्द सच में एक जैसे ही होते हैं, जो पास है उसकी कदर नहीं और दूसरों पर नजर रखते हैं। लियू युआन युआन ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। चलो छोड़ो, अगर तुम मुझ पर पैसे खर्च करने को तैयार न होते तो मैं तुम्हारे जैसे लड़के को घास भी न डालती। रही बात उसे दिल से पसंद करने की तो वह तो भूल ही जाओ। और जब दिल से पसंद करने की बात आई तो लियू युआन युआन की नजरें चुपके से मेरी तरफ घूम गई। मैं सच में बहुत हैंडसम लग रहा था, अच्छी कद काठी, चौड़े कंधे और लंबी हाइट। उसने मन ही मन सोचा होगा कि अगर इस सूबाई के पास भी शू ताओ जितना पैसा होता तो मैं कॉलेज के पहले दिन ही इसके पीछे पड़ जाती। लेकिन अफसोस की बात है कि यह बेचारा तो बहुत गरीब है, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। गरीब और सुंदर लड़के सिर्फ दूर से देखने में अच्छे लगते हैं, शादी या प्यार करने के लिए नहीं। यह देखकर कि मैं चुपचाप नीचे सिर झुकाए मोबाइल चला रहा हूँ, लियू युआन युआन बिना किसी डर के मुझे निहारती रही। मेरी अच्छी पर्सनैलिटी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। शू ताओ ने यह सब देख लिया और उसका चेहरा गुस्से से एकदम पीला पड़ गया। उसने अपने गुस्से को दबाया और दांत पीसते हुए कहा, तो फिर हम लोग अंदर जाकर खाना खाते हैं, ठीक है? लियू युआन युआन ने तुरंत अपनी नजरें हटाई और घबराते हुए जवाब दिया। क्योंकि कैंटीन के दरवाजे पर शू ताओ की गर्लफ्रेंड मिल गई थी तो अब एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाना पक्का था। ऐसा क्यों? जाहिर है ताकि शू ताओ सबके सामने अपना प्यार जता सके। लोग कहते हैं कि ज्यादा दिखावा करने से रिश्ता टूट जाता है, लेकिन शू ताओ ऐसा नहीं सोचता था। उसे लगता था कि कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाने का असली मजा तभी है जब सब उसे देखें।
हैं और कुंवारे लड़के जलन के मारे परेशान हो जाएं। तभी तो शूताओ अपना अजीब सा चेहरा लेकर लियू युआन युआन के पास गया। उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लियू युआन ने चिढ़कर उसका हाथ झटक दिया। ऐसे हाथ मत लगाओ, अभी हमारे रिश्ते को शुरू हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो? लियू युआन ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, अरे मेरी रानी, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम भूल गई कि तुम्हें प्रपोज करने के लिए मैंने कितने सारे पैसे खर्च किए थे। उस बड़े आलीशान होटल में शानदार इंतजाम करवाया था, सिर्फ बुकिंग का खर्चा ही हजारों में था। वहाँ आम लोगों को तो टेबल भी नहीं मिलती। वह तो मैंने अपने चाचा की पहचान का इस्तेमाल किया, तब जाकर कम दाम में बात बनी। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, तो इस शहर में हमारी थोड़ी बहुत पहचान तो है ही। लो भाई, शूताओ को जैसे ही मौका मिला उसने अपने अमीर खानदान का दिखावा करना शुरू कर दिया। उसका ये घमंडी अंदाज देखकर किसी को भी उल्टी आ जाए। पास खड़े छू मिंगजे ने अपनी आंखें ऊपर की। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, कम पैसे होकर भी इतना दिखावा क्यों कर रहा है? लियू युआन ऊपर से तो मुस्कुरा रही थी, पर मन ही मन वह शूताओ को बहुत गालियां दे रही थी। वह सोच रही थी, अरे भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमसे ये सब किसने पूछा? किसी अच्छे होटल में खाना खाने के लिए अगर पूरे पैसे दो तो कोई भी जा सकता है। यहाँ अपनी पहचान का दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखती? मुझे सब पता है। लेकिन शूताओ के घमंड को ठेस न पहुंचे, इसलिए उसने जबरदस्ती एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, शूताओ तुम्हें तो बहुत जानकारी है, ये सब बातें मुझे पहले नहीं पता थी। हे वो तो है ही, मेरे साथ रहो, आगे तुम्हें और भी बड़ी बड़ी जगह लेकर जाऊंगा। शूताओ खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। दूसरी तरफ मेरा वो गेम का दीवाना दोस्त वांग हाओरन लाइन में खड़े होकर भी मोबाइल स्क्रीन पर लगातार गेम खेलने में व्यस्त था। वो तो सच में बहुत मेहनती लड़का था। और हमेशा शांत रहने वाली चेन यूशेंग इस समय बिना कोई भाव दिखाए फोन पर तेजी से टाइप कर रही थी। वो मुझसे चुपके से चैट कर रही थी, तुम्हारे ये दोनों दोस्त बहुत नाटक करते हैं, बहुत चिढ़ मच रही है। मैंने रिप्लाई किया, हाँ चिढ़ तो मचती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों पागलों को आपस में लड़ते देखना दुनिया का सबसे बड़ा मजा है? ऐसे अजीब लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। बात तो सही है, ऐसा करते हैं, हम इन दोनों पर ध्यान नहीं देते और अलग किसी जगह चलकर खाना खाते हैं। अरे बाप रे, उस खूबसूरत लड़की ने खुद मेरे साथ चलने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसने शर्माकर अपना मैसेज डिलीट कर दिया। आजकल के जमाने में लड़कों की सोच बड़ी अजीब हो गई है। ये मत समझो कि हम देश के सबसे अच्छे कॉलेज 985 यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो बहुत बड़े 30 मार खां बन गए। जब समाज में कदम रखोगे तब पता चलेगा कि दिन रात मेहनत करके जो थोड़ी सी पगार मिलती है उसे कहीं ज्यादा तो लोग बिना कुछ किए घरों का किराया वसूल लेते हैं। शूताओ अपनी बकवास किए जा रहा था। हाँ बिल्कुल, आपके पास 4-4 मकान जो हैं, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? शहर के बड़े रईस बाबू छू मिंगजे ने पास से ताना मारते हुए कहा। छू मिंगजे ने अपना मुंह बनाया और लड़कियों को पसंद करने का अपना बड़ा ज्ञान देने लगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, जो समझदार लड़कियां होती हैं वे सिर्फ पैसा नहीं देखती बल्कि लड़के की काबिलियत देखती हैं। अगर दिमाग में कुछ नहीं है और सिर्फ गंदे पैसे का घमंड है तो कोई भी अच्छी लड़की लात मार देगी। अरे तुम तो जल रहे हो, मैं तो कॉलेज से बाहर निकली छोटी लड़कियों को दुनिया की समझ नहीं होती। जब वे असली दुनिया में आती हैं तो कोई तुम्हारी काबिलियत या बड़े बड़े सपनों की बातें नहीं सुनता। तुम दिन रात मेहनत करके अपनी नौकरी में तरक्की पालो तो भी क्या तुम उतना कमा पाओगे जितना मैं सिर्फ एक मकान के किराए से कमा लेता हूँ? शूताओं ने पलटवार किया। गलत, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। समाज में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, लो भाई, ये दोनों नमूने फिर से आपस में भिड़ गए। एक तरफ काबिलियत की बातें करने वाला लड़का और दूसरी तरफ अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद का घमंड दिखाने वाला। इन दोनों की यह बहस मेरे हॉस्टल के कमरा नंबर 510 में रोज का नाटक बन चुकी थी, जो किसी फिल्म से भी ज्यादा मजेदार होती थी। वांग हाओरन को अब इस सब की आदत हो चुकी थी। वह इसे मुफ्त का तमाशा समझकर मजे लेता था। उसके हाथ मोबाइल पर गेम खेलने में वैसे ही तेजी से चल रहे थे। सच कहें तो पूरे लेवल वाले गेम के किरदारों के साथ खेलने में मजा ही कुछ और आता है। दोनों बहस करते करते थक गए थे और थोड़ा आराम करने ही वाले थे कि तभी मैं अपने फोन को देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह पागलों की तरह हंस रहा था। क्या देख रहे हो जो इतनी हंसी आ रही है? शूताओ ने मेरे पास आकर पूछा। कुछ नहीं, बस सोशल मीडिया पर एक मजाकिया वीडियो आ गया था, मैंने बात टालते हुए कहा। अरे बाप रे, रुको जरा सुबाई, तुमने अपना फोन कब बदला? शूताओ की नजरें बहुत तेज थीं। उसने तुरंत नई चीज पकड़ ली। अभी तक वे दोनों बहस करने में बिजी थे तो ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब देखा कि मेरे हाथ का वो पुराना सस्ता फोन गायब हो चुका है। छू मिंगजे ने भी ध्यान से देखा और हैरान होकर चिल्लाया, अरे भाई, ये तो सबसे नया आईफोन 16 प्रो मैक्स, ये तो 1 लाख से भी ज्यादा का आता है ना। तुम्हारे घर के जैसे हालात हैं, इस फोन के चक्कर में तो तुम्हें 6 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। शूताओ ने हमेशा की तरह फिर से मुझ पर ताना मारा। मैंने अपनी पलकें तक नहीं उठाई और बड़े आराम से अपने फोन को देखता रहा, जैसे मुझे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शूताओ जैसे लोगों की बेकार बातों को सहने की मुझे आदत हो चुकी थी। क्या मैं सड़क पर भौंकने वाले छोटे कुत्ते के मुंह लगूंगा? बिल्कुल नहीं। शूताओ अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि आईफोन से अच्छा तो दूसरा फोन है और पैसे हो तो दिखावे के लिए नया फोल्ड होने वाला फोन लेना चाहिए। वहीं छू मिंगजे ने तुरंत उसकी बात काट दी और उस पर पलटवार किया। देखते ही देखते वे दोनों मेरी बात भूलकर आपस में ही एक नई बहस में उलझ गए और मेरे फोन बदलने की बात को पूरी तरह भूल गए। उनकी नजर में एक गरीब स्टूडेंट का पेट काटकर दिखावे के लिए आईफोन खरीद लेना बहुत आम बात थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं और चेन यूशेंग बातें करते करते मानो पूरी तरह से अमीर होने का अंदाज अपना चुके थे और बड़े मजे से हमारी बातचीत चल रही थी। ये तो मानना पड़ेगा कि जब सामने वाला आपकी पसंद का हो तो बातें करने का मजा ही कुछ और होता है। अगर पहले का समय होता तो मैं शायद खाली बैठकर इन दोनों पागलों की लड़ाई में घी डालने का काम करता और मजे लेता, लेकिन इस समय मैं एक लड़की से बात करने में इतना बिजी था कि मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं था। सच कहूं तो पहले मुझे लड़कियों से बात करने से सख्त नफरत थी। बहुत से लड़के किसी लड़की को पटाने के लिए जबरदस्ती उन चीजों पर बातें करते हैं जो लड़कियों को पसंद होती हैं और खुद कुत्ते की तरह थक जाते हैं। नया टॉपिक ढूंढना, बातचीत को संभालना, उसके नखरे उठाना, ये सब ऐसा लगता था जैसे कोई जोकर स्टेज पर जबरदस्ती का नाटक कर रहा हो और लड़की जज की कुर्सी पर बैठकर नंबर दे रही हो। जैसे शादियों के लिए मिलने वाले लोगों को ही देख लो, वे क्या फालतू बातें करते हैं, बचपन की बातें, पुराने बॉयफ्रेंड की बुराइयां या फिल्मी दुनिया की गंदी अफवाहें। अगर अकेलेपन से पीछा न छुड़ाना हो तो कोई भी लड़का ऐसी फालतू बातें सुनना पसंद नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लड़कियां खुद आगे बढ़कर लड़कों से कंप्यूटर के नए ग्राफिक कार्ड, नई गेम्स या बास्केटबॉल, NBA के मैचों के बारे में बात करें? बेचारे लड़के आखिर कब चैन की सांस लेंगे? इसलिए मैं आमतौर पर लड़कियों को घास भी नहीं डालता था। मुझे लगता था कि इससे अच्छा तो वांग हाओरन के साथ ऑनलाइन गेम खेल लेना बेहतर है। यहाँ तक कि उन दोनों दोस्तों की बकवास सुनना भी। किसी लड़की
लड़की के पीछे घूमने से 1000 गुना बेहतर था। लेकिन चेन यूशिंग ने मेरी यह सोच पूरी तरह बदल दी। हम दोनों के विचार इतने मिलते थे जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। इसे देखकर मुझे लगा कि शुताओ भले ही बकवास करता हो, लेकिन उसकी एक बात बिल्कुल सच थी, एक पुरुष के लिए पैसा ही सबसे बड़ा और जरूरी हथियार है। P12। चेन यूशिंग ने चुपके से अपने आसपास देखा और उसके गोरे गोरे कानों के पीछे का हिस्सा तुरंत शर्म से लाल हो गया। मेरे दोस्तों के सामने अकेले मेरे साथ खाना खाने जाना, अगर ये बात बाहर फैल जाती तो न जाने लोग क्या क्या फालतू बातें और अफवाहें बनाने लगते। वैसे मन ही मन वह इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ नहीं रही थी, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव, सोशल एंग्जाइटी के कारण वह घबरा गई। इसलिए वो बस चुपचाप मोबाइल विचैट पर ही मुझसे गुप्त बातें करती रही, ताकि लियू युआन युआन फिर से मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर दीवानी न होने लगे। शू ताओ तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझदारी दिखाते हुए लियू युआन युआन को खींचकर लंबी टेबल के बिल्कुल आखिरी कोने पर ले गया, जो मुझसे बहुत दूर था। वांग हाओरान तो मानो बिना किसी भावना के बस गेम खेलने वाली मशीन बन चुका था। उसने कोई भी कोना पकड़ा और खाते खाते गेम खेलने लगा। अब आखिर में सिर्फ चेन यूशिंग बची थी और वो छू मिंगजे, जिसके दिमाग में बस प्यार के सपने चल रहे थे। छू मिंगजे तो सच में सपने में भी चेन यूशिंग के सामने या उसके बिल्कुल पास बैठना चाहता था, लेकिन उसका डरपोक स्वभाव और उसकी कागज जैसी पतली हिम्मत आड़े आ गई और वह बस डरते डरते तिरछी तरफ बैठ गया। इस तरह मैं और चेन यूशिंग बिल्कुल आमने सामने बैठ गए, लेकिन चूंकि वह लड़की बहुत ज्यादा शर्मीली थी, इसलिए हम दोनों ने आमने सामने बैठकर खाना खाने को भी एक सीक्रेट मिशन बना दिया और टेबल के नीचे से फोन पर ताबड़तोड़ मैसेज भेजने लगे। मैंने मैसेज किया, दीदी हम दोनों बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, फिर भी फोन पे चैट कर रहे हैं, ये नजारा कितना अजीब लग रहा है ना। उसने जवाब दिया, मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। अच्छा समझ गया, ये तो बुद्धिमान लोगों की आम बीमारी है। मेरी तरह जिसे शर्म नहीं आती, उसकी किस्मत में तो बस कम नंबर लाना ही लिखा होता है। तुम तो जबरदस्ती की बातें बना रहे हो, और वैसे भी अगर तुमने इस बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया है तो तुम पढ़ाई में कमजोर कैसे हो सकते हो। अरे छोड़ो भी, मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो तुक्के से मेरा एडमिशन हो गया। तुम्हारी तरह जो स्कूल के दिनों से ही खुद के प्रोजेक्ट संभाल रही हो, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं तो बस कैसे भी करके डिग्री ले लूंगा, लेकिन तुम्हारा भविष्य बहुत शानदार है। जो भी हो, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत पैसा है। ये अफवाह किसने फैलाई? तुमने बिना सोचे समझे हजारों के आईफोन के सारे सामान खरीद लिए और गेम में साथ खेलने के लिए पैसे देते हुए आंख तक नहीं झपकाई। सिर्फ एक बार में ही 12,000 से ज्यादा खर्च कर दिए और मुझे कह रहे हो कि पैसे नहीं है। चलो पकड़ लिया। सच में मुझे तुम जैसे अमीर लोगों से बहुत जलन होती है, जिन्हें थोड़े से पैसों के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। ऐसा है तो साफ साफ कहो, मैं तुम्हें गेम खेलने के और भी काम दे दूंगा। सिर्फ एक गेम नहीं, बाकी गेम्स भी चलेंगे। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम क्या सोच रही हो? ये कोई हमदर्दी बिल्कुल नहीं है। मुझे सच में तुम्हारे साथ गेम खेलने में बहुत मजा आता है। मैं तो बस अपनी खुशी और अच्छे अनुभव के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ, समझी? मेरे सामने बैठी चेन यूशेंग अपनी चम्मच कांटे को मुंह में दबाए हुए सोच में पड़ गई। उसने चुपके से मेरी तरफ देखा और तुरंत मेरे सीधे और अच्छे स्वभाव की दीवानी हो गई। मेरी आंखें कितनी साफ थीं, उनमें बाकी मतलबी लड़कों जैसी कोई गंदी सोच नहीं थी। और ऊपर से मैं पैसों के मामले में सच में बहुत बड़े दिल वाला था। चेन यूशेंग जैसी बेहद खूबसूरत लड़की ने दिखावा करने वाले हजारों लड़के देखे थे, जिनके पास थोड़े से पैसे होते थे। वे उसके सामने रईस बनने का नाटक करते थे, जिसे वो एक नजर में पहचान लेती थी। उसके घर वाले कहते थे कि उसे दुनियादारी की समझ नहीं है और वो बस किताबी कीड़ा है। ये बिल्कुल बकवास था। वो बहुत समझदार थी। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि मुझ जैसे लड़के जो अपने शौक पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन आम दिनों में बिल्कुल सादे कपड़े पहनते हैं और कभी दोस्तों के सामने दिखावा नहीं करते, वही असली अमीर होते हैं, जो जिंदगी को खुलकर और अपने तरीके से जीते हैं। भले ही ये कहने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन इस समय उसे सच में पैसों की बहुत यानी बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ कि धीरे धीरे उसके मन में मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी और अलग सी भावना जागने लगी है, क्योंकि मुझसे बात करना बहुत ही आरामदायक था। मैं न केवल उसके गेम खेलने के राज को जानता था, बल्कि हम दोनों की पसंद भी बिल्कुल एक जैसी थी। मेरे सामने उसे कोई नाटक करने की जरूरत नहीं थी। वह जो चाहे बोल सकती थी। यह उसके 20 साल के जीवन में पहली बार था जब उसे लगा कि उसे कोई सच्चा समझने वाला साथी मिला है। जब हम दोनों टेबल के नीचे फोन पर बड़े मजे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, तभी सामने तिरछी तरफ बैठा चू मिंगजे अचानक खड़ा हो गया, जैसे उसकी सीट पर कोई स्प्रिंग लगी हो। चेन चेन यूशेंग जी। चेन यूशेंग बिल्कुल हैरान होकर फोन से अपना सिर उठाकर देखने लगी। न कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चू मिंगजे हवा निकली हुई गेंद की तरह वापस अपनी सीट पर बैठ गया। धिक्कार है, वह कितना डरपोक निकला। इस लड़के ने शायद अपने दिमाग में बात शुरू करने के 800 तरीके सोचे होंगे, लेकिन जब मौका आया तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं पास बैठे बैठे अपनी हंसी रोक रहा थी। अरे भाई तुम किससे मुकाबला कर रहे हो? तुम्हारा सारा रौब धरा का धरा रह गया। चेन यूशेंग ने मैसेज किया, तुम्हारे इस दोस्त का दिमाग थोड़ा खराब है क्या? मैंने जवाब दिया, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये दोनों ऐसे ही नमूने हैं। वैसे उनके पास बैठा हुआ गेम खेलने वाला वांग हाओरान काफी सीधा लड़का है। वो जो लगातार फोन चला रहा है, क्या उसे मोबाइल गेम्स का बहुत शौक है? हाँ, मैंने अपना गेम अकाउंट उसे खेलने के लिए दिया है और वो मुफ्त में मेरा गेम लेवल बढ़ा रहा है। दोनों का फायदा है। तुम्हारा अकाउंट, उसमें तो तुमने पक्का बहुत सारे पैसे लगाए होंगे। हाँ, बस ठीक ठाक ही है। इस बार के गेम इवेंट में लगभग 50,000 खर्च हुए हैं। तुम्हारा मतलब है कि अगले इवेंट में तुम फिर से 50,000 खर्च करोगे? तुम अमीर लोगों की दुनिया मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। चेन यूशेंग ने सिर उठाया और एक बहुत ही अजीब नजरिया से मेरी तरफ देखा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चली और उसने मैसेज भेज दिया, सच कहूं तो मुझे इस समय पैसों की सच में बहुत जरूरत है, इसीलिए कृपया संकोच मत करना और मेरा पूरा इस्तेमाल करना। अगले ही पल चेन यूशेंग ने एक मैसेज डिलीट वापस कर लिया। अरे बाप रे! भले ही मैसेज डिलीट हो गया था, लेकिन उसके वे अजीब और गहरे शब्द मेरे दिमाग में पूरी तरह छप चुके थे और मैसेज वापस लेने से माहौल और भी ज्यादा शर्मनाक और रोमांटिक हो गया था। चेन यूशेंग की वे सुंदर और शांत आंखें अब घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगी। उसकी सुंदर और लंबी गर्दन पल भर में उबले हुए झींगे की तरह बिल्कुल लाल हो गई। उसकी वह खूबसूरत गर्दन इस समय बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मेरे दिमाग में अचानक एक बहुत ही शरारती और अजीब सा विचार आया कि अगर ऐसे में कोई उसे, तो ये शांत दिखने वाली लड़की पूरी तरह पिघल जाएगी। मेरे दिमाग में ये बहुत ही खतरनाक ख्याल आया, जिससे मैंने थूक गटका और महसूस किया कि मेरा अपना चेहरा भी बिना कंट्रोल के गर्म होने लगा है। तौबा तौबा, मेरा ये ख्याल सच में बहुत अजीब था। शर्मिंदगी अपनी जगह थी, लेकिन मेरा और चेन यूशेंग का दिमाग बिल्कुल एक साथ काम कर रहा था। मैं तुरंत एक पल में उसका मतलब समझ गया। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था, आखिर हम दोनों एक जैसे ही तो थे। चेन यूशेंग का आत्मसम्मान बहुत पक्का था, लेकिन
यह भी सच था कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके उस मैसेज को वापस लेने, डिलीट करने के पीछे की सोच को मैंने एक नजर में पहचान लिया। वह मेरे वे 12,000 रुपए मुफ्त में नहीं रखना चाहती थी, बल्कि अपने गेम के हुनर से मुझे कई मैच जिताकर उन पैसों का हक अदा करना चाहती थी या और कमाना चाहती थी। मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सा आदर जागा। आजकल के जमाने में सुंदर लड़कियां लड़कों से पैसे मांगती हैं और कम मिलने पर सोशल मीडिया पर बुराई कर देती हैं। ऐसे में चेन यूशिंग जैसी लड़की जो बराबरी के लेन देन पर यकीन रखती थी, सच में बहुत कम देखने को मिलती थी। मैंने रिप्लाई किया, ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ जी भर कर गेम खेलूंगा। वैसे भी गेम में पैसे लगाने पर मुझे सिस्टम से वापस पैसे मिल जाते हैं, तो मेरा तो कोई नुकसान है ही नहीं। अगली सुबह ठीक 7:30 बजे जैसे ही अलार्म बजा, मैंने उसे तुरंत बंद कर दिया। मेरे दोस्त अभी भी खर्राटे मारते हुए गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मैं हाथ मुंह धोकर बैग टांगकर बाहर निकल चुका था। अब क्या ही कर सकता था। किस्मत के मारे मुझे उस सख्त मिजाज बूढ़ी प्रोफेसर की C++ क्लास जो लेनी थी, वो अटेंडेंस हाजिरी लेने के मामले में अपराधियों को पकड़ने से भी ज्यादा सख्त थी। यहाँ तक कि क्लास के बीच मिलने वाले आराम के समय में भी वह हाजिरी चेक करती थी, जो सच में पागलपन था। मैं क्लास की तरफ चलते हुए सोचने लगा कि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर दोस्तों की नींद खराब करना भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, अब मेरे पास सिस्टम है, क्यों ना कॉलेज से बाहर एक बड़ा और आलीशान फ्लैट मकान किराए पर ले लिया जाए। वैसे तो कॉलेज के पहले साल में बाहर रहने की मंजूरी नहीं होती, लेकिन जब जेब में पैसा हो तो कोई भी नियम रुकावट नहीं बनता। दिन की क्लास को मैंने बस सिस्टम से इनाम पाने का एक जरिया समझा। क्लास खत्म होते ही मैंने तुरंत टैक्सी पकड़ी और सीधे मर्सिडीज कार के शोरूम पहुंच गया। अभी मैं गाड़ी से उतरे भी नहीं थे कि मुझे वही मैनेजर गुओ दिखाई दिए। उन्होंने एकदम कड़क सूट पहना हुआ था और उनके बाल इतने करीने से जमे थे कि मानो उन पर मक्खी भी फिसल जाए। मैनेजर गुओ ने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना जवान और हैंडसम लड़का जो बिना सोचे सामने नकद पैसे देकर सबसे महंगी गाड़ी खरीद रहा था। भले ही मैंने कंधों पर एक पुराना सा कपड़े का बैग टांग रखा था, लेकिन उनकी नजरों में ये किसी बहुत बड़े अमीर खानदान का सादा अंदाज था। जैसे ही मैंने शोरूम के अंदर कदम रखा, एक बहुत ही अच्छी खुशबू मेरे पास आई। सिर उठाकर देखा तो भाई साहब, वह बहुत ही सुंदर और अच्छे फिगर वाली लड़की जो गाड़ियां बेचती थी, वो तो जान पहचान की निकली। जूनियर, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। झो जियालू मुस्कुराते हुए एक चालाक बिल्ली की तरह मेरे पास आई। वो इतनी पास आ गई कि जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरी आंखें उसकी सुंदरता पर थम गईं। मेरे दिल की धड़कनें मानो एक पल के लिए रुक गईं। ऐसी सुंदर लड़की के सामने कौन खुद को संभाल पाता। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम तो बड़े भुलक्कड़ निकले। जब नए छात्रों का कॉलेज में पहला दिन था, तब मैंने तुम्हें पर्चा पाम्फलेट दिया था। तुम इतनी जल्दी भूल गए? मेरा नाम झो जियालू है, मार्केटिंग विभाग से हूँ और तुम्हारी सीनियर हूँ। मेरे चेहरे पर तो शांति थी, लेकिन मैंने तुरंत पीछे से सिस्टम के जरिए उसकी जानकारी निकाली। झो जियालू, उम्र 22 साल, बेहद शानदार फिगर, लेकिन प्यार के मामले में रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो, शून्य था। यहाँ तक कि उसने आज तक किसी को चूमा भी नहीं था। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया। आज के जमाने में इतनी सुंदर लड़की और अभी तक सिंगल, ये तो सिस्टम ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज तोहफा दे दिया था। मैनेजर गो ने भी पास से उसकी तारीफ करते हुए कहा कि झो जियालू शोरूम की सबसे अच्छी सेल्स गर्ल है और सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एक छोटी मोटी स्टार भी है। मुझे तुरंत सब याद आ गया। तभी सोचूं कि ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये वही लड़की थी जिसके डांस के वीडियो में स्कूल के दिनों में रजाई के अंदर छुप कर देखता था और उसके व्यूज बढ़ाने में मैंने भी पूरा योगदान दिया था। गाड़ी मिलने की कागजी कार्रवाई बहुत ही आसानी से पूरी हो गई। जैसे ही मैं उस 88 लाख की मर्सिडीज कार के अंदर बैठा, मेरा हाथ स्टीयरिंग पर बिल्कुल जम गया। झो जियालू पास वाली सीट पर बैठी थी और सीट बेल्ट के कारण वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, छोटे भाई कहाँ देख रहे हो? इस बार मैं बिल्कुल नहीं झिझका, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बात आगे बढ़ाई। सीनियर, आप असलियत में अपने वीडियो से भी ज्यादा सुंदर लगती हैं। आपके डांस के वीडियो मैंने सैकड़ों बार देखे हैं। उन्हें देख देख कर मेरी तबीयत ढीली हो गई है। अब इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। झो जियालू का चेहरा यह सुनते ही एकदम लाल हो गया। उसने कभी ऐसे बेबाक लड़के को नहीं देखा था जो शर्माने के बजाय उल्टा उसी से फ्लर्ट मजाक करने लगे। अमीर होने की यह जिंदगी सच में बहुत मजेदार थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, देखा गया है कि होस्ट। मैंने इतनी सुंदर सीनियर के सामने बिना शर्माए साफ साफ मान लिया कि वह उसके वीडियो देखता था। होस्ट का यह अंदाज बिल्कुल सच्चा और ईमानदारी है। जवानी में ऐसी बातें होना आम है। इनाम के रूप में आपको 10,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही एक छुपा हुआ खास इनाम भी चालू होता है। सिग्मा मेल प्रभाव। अब सामने चाहे कितनी भी खूबसूरत और तीखे नखरों वाली लड़की क्यों ना आ जाए और जाल बिछाए, होस्ट का मन बिल्कुल शांत और अडिग रहेगा। साथ ही जो लड़कियां होस्ट का दिल बहलाना चाहेंगी, वे खुद होस्ट के इशारों पर नाचने लगेंगी और उनकी भावनाएं पूरी तरह होस्ट के काबू में होंगी। वाह, मजा आ गया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये सिस्टम तो बिल्कुल मेरे दिल की बात समझता था। मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ इसी बात से थी कि कोई लड़की मुझे अपने इशारों पर नचाए। इसी लड़की के पीछे घूमना तो मैं अगले जन्म में भी पसंद नहीं करता। यह नया प्रभाव तो बिल्कुल मेरे लिए ही बना था। बस ये देखना बाकी था कि इसका असर इस चुलबुली सीनियर पर कैसा होता है। तभी झो जियालू ने प्यार से मेरे हाथ पर एक धीरे से मुक्का मारा और कहा, अरे तुम भी ना बहुत बेकार हो। भले ही ये शर्मिंदा करने वाली बात हो, पर तुम ऐसी बात किसी लड़की के सामने सीधे सीधे कैसे बोल सकते हो? वह तो बस समझो कि मेरी यानी तुम्हारी सीनियर की किस्मत अच्छी है और मेरा स्वभाव शांत है। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती, झो जियालू ने मुझे समझाने की कोशिश की, अगर कोई और होती तो क्या करती? क्या वह सोशल मीडिया पर मेरी बुराई करके मुझे बदनाम कर देती? मैंने बिना घबराए तुरंत पलटकर जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो फिर बात ही खत्म। मेरे जैसे हैंडसम लड़के को भला कौन सी लड़की बदनाम करना चाहेगी? मैंने बिल्कुल पक्के यकीन के साथ कहा, सीनियर आप बेफिक्र रहिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह दुनिया सुंदर लोगों की गलतियों को बहुत जल्दी माफ कर देती है। छोटे भाई, क्या तुम्हें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि तुम खुद को लेकर बहुत ज्यादा घमंडी हो? ये बात मुझे किसी और से सुनने की क्या जरूरत है? मैं रोज सुबह जब शीशा देखता हूँ तो खुद ही अपनी सुंदरता का दीवाना हो जाता हूँ। हा हा हा। छोटे भाई, तुम सच में बहुत मजेदार इंसान हो। झो जियालू को पहले लगा था कि मैं कॉलेज के पहले साल का एक सीधा साधा और नासमझ लड़का हूँ, जिसे वह 2-4 मीठी बातों से ही शर्माने और घबराने पर मजबूर कर देगी। लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ी तो वो पूरी तरह हैरान रह गई। मेरा मन तो बिल्कुल शांत था ही, साथ ही मैं उसकी हर बात का बहुत ही समझदारी और चतुराई से जवाब दे रहा था। इसके ऊपर से जब उसने मेरी इस काबिलियत के साथ साथ बिना सोचे समझे 88 लाख की महंगी गाड़ी नकद पैसे देकर खरीदने की ताकत देखी, तो झो जियालू को तुरंत समझ आ गया कि मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ, बल्कि बहुत ही खास इंसान हूँ। इससे भी अजीब बात यह हुई कि जब
मैंने उस हल्की सी मुस्कान के साथ सीधे उसकी आंखों में देखा तो हमेशा शांत रहने वाले उसके दिल की धड़कन पहली बार जोर से धड़क उठी। यह कैसे हो सकता था? आपको बता दें कि जो जियालू को आमतौर पर लड़कों को अपने पीछे पागल करने में बहुत मजा आता था और वह खुद कभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ती थी। उसके आसपास की जलने वाली लड़कियां पीठ पीछे उसे नखरेबाज कहती थीं, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कभी किसी लड़के से फालतू पैसे नहीं लिए थे और न ही कभी अपना फायदा उठाने दिया था। वह तो बस लड़कों को अपने पीछे घुमाने के मजे लेती थी। वह सोचती थी सिंगल रहकर लड़कों से मजाक करने में भला क्या बुराई है, लेकिन पहले जो लड़के उसे मिलते थे उनमें कोई दम नहीं होता था। उन्हें थोड़ी सी मीठी बातें कहो तो वे पालतू कुत्ते की तरह पीछे पीछे घूमने लगते थे। लेकिन मैंने उसे एक ऐसा अनुभव कराया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, एक अजीब सा डर और रोमांच। ये छोटा भाई सच में बिल्कुल उसकी पसंद का था। कॉलेज के पहले साल में ही 88 लाख की मर्सिडीज चलाना, हैंडसम होना, अमीर होना और सबसे अलग अंदाज रखना, इसे तो हर हाल में अपना बनाना ही होगा। जो जियालू ने मंड ही मंड यह तय कर लिया। एक लड़की होने के नाते उसे यह एहसास हो गया था कि भले ही मैंने साफ साफ मान लिया कि मैं उसके वीडियो देखता था, लेकिन असल में मेरी भावनाओं पर उसकी सुंदरता का कोई असर नहीं हो रहा था। सीनियर, जरा मुझे इस गाड़ी के बारे में कुछ और बातें बताइए ना, मुझे अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने खुद ही बात का रुख बदल दिया। बिल्कुल, ये काम मुझ पर छोड़ दो। जो जियालू तुरंत अपने काम वाले अंदाज में आ गई और मुझे उस महंगी गाड़ी के सारे शानदार फीचर्स, खूबियां बहुत ही आसान शब्दों में समझाने लगी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने इस मौके का फायदा उठाकर मुझे कोई भी फालतू या महंगा सामान जबरदस्ती बेचने की कोशिश नहीं की। मैंने मन ही मन उसकी तारीफ की। ये लड़की अगर शोरूम की सबसे अच्छी सेल्स गर्ल बनी थी तो वह सिर्फ अपनी सुंदरता के दम पर नहीं थी, बल्कि उसका काम करने का तरीका सच में बहुत जबरदस्त था। वैसे भी सिस्टम ने बताया था कि वह बिल्कुल साफ सुथरे दिल की लड़की है और अपनी मेहनत की खाती है। बेशक अगर आगे मौका मिला तो मैं उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं भी तो उसके वीडियो देखकर कभी खुश हुआ करता था और मैं एहसान मानने वाला इंसान हूँ। जो जियालू ने गाड़ी के फीचर्स समझाते हुए हल्का सा फ्लर्ट करने की कोशिश की और मुझे टेस्ट करने के लिए एक बोल्ड इशारा किया, ये सोचकर कि मैं शर्माकर घबरा जाऊंगा, लेकिन मैं पूरी तरह शांत रहा और उल्टा मुस्कुरा दिया। मेरी इस बेफिक्र और कॉन्फिडेंट प्रतिक्रिया ने जो जियालू को ही हैरान कर दिया। वह समझ गई कि मैं कोई आम आसानी से घबराने वाला लड़का नहीं हूँ। माहौल में हल्की टेंशन और खिंचाव बना रहा, लेकिन बात यहीं संभल गई और दोनों वापस सामान्य बातचीत पर लौट आए, गाड़ी की डील और बाकी औपचारिकताएं पूरी करने की तरफ। गाड़ी के अंदर के उस अजीब पल में मैंने माहौल को हल्का करने के लिए एक मजाकिया कमेंट किया, जिसे जो जियालू घबराते हुए भी हंस पड़ी। वह समझ गई कि मैं उसकी टेस्टिंग को सीरियसली नहीं ले रहा और पूरी बात को मजाक में उड़ा रहा हूँ। इससे माहौल की टेंशन कम हो गई और दोनों सहज होकर हल्के फुल्के अंदाज में हंसने बोलने लगे। कुछ देर बाद जो जियालू ने खुद को संभाला और वापस अपने प्रोफेशनल अंदाज में आ गई और डील की बाकी कागजी कार्रवाई पूरी करने लगी।